हेलो ऑल द व्यूवर्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज का ये टॉपिक रहेगा यूनिट 4 डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, MPS 003 इग्नू, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ये बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली 3 यूनिट्स कवर कर ली हैं, आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम 4th यूनिट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो ये 4th यूनिट है, हम इस पूरे वीडियो में इसके सारे सब यूनिट जो सब पार्ट्स स्ट्रक्चर के तौर पे दिए हुए हैं पूरे कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब इंडिया बदल रहा है, यानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग बदल रहा है, तब पॉलिटिक्स की पुरानी जो मान्यताएं हैं, ओल्ड जो हम कह सकते हैं ना सर्टेनिटीज़ हैं, वो जो ओल्ड सर्टेनिटीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही थी, यानी कि टूट रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो अब तक टिकी हुई है वो क्या है? जो अब तक टिकी हुई है वो है क्या, कंटिन्यू है, यानी कि वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विचार। किसका विचार? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विचार जो है अब तक जो है ना वो टिका हुआ है। कहने का मतलब है वही एक ऐसी चीज़ है जिसने कंटिन्यूटी, लगातार चलने को बनाए रखा है। जहाँ पहले राजा महाराजाओं की सोच चलती थी, आज हर 5 साल में जनता जो है वोट करके अपना नेता चुनती है। यही लोकतंत्र का जादू है। और ये बात और भी हैरानी की है क्योंकि ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका के जो देश, मतलब वो भारत की तरह ही अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं कॉलोनियल पीरियड के अंदर। जैसे पाकिस्तान, वो लोकतंत्र बनाए नहीं रख पाए। पहले था, मतलब बनाए नहीं रख पाए, कंटिन्यू रही है। यानी कि पाकिस्तान में कई बार सेना ने तख्ता पलट कर दिया, लेकिन भारत में जो है ऐसा नहीं हुआ। आज हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की बात करते हैं। उसके दौर में दुनिया भर में लोकतंत्र और जो लोकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर भी ये देश टिक नहीं पाए हैं, ऐसे देश। तो यही सब हमें बताता है कि इंडिया के अंदर हम अगर सोचें कि आज़ादी के वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डिज़र्व यानी विविधता भरा देश था। डाइवर्स यानी होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो है क्या थी, विविधताएं थी, डाइवर्सिटी बहुत थी, विविधताओं से भरा हुआ देश था इंडिया वर्ल्ड का उस समय आज़ादी के वक्त। तो ये लोकतंत्र को बनाए रखना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के अलग अलग धर्म हैं, जाति, भाषा, खान पान, पहनावा, सब कुछ अलग है, फिर भी लोकतांत्रिक देश बना हुआ है भारत। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया इज अ लिबरल कंट्री। इंडिया ऑलमोस्ट लैग्ड ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अ लिबरल डेमोक्रेसी अ सक्सेस। यानी कि भारत के पास ऐसे कोई खास फैक्टर जो है उस टाइम नहीं थे जो एक स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब लैग्ड, कमी थी उस समय। इंडिया में पढ़ाई लिखाई कम थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, लिटरेरी लेवल जो था इंडिया का वो बहुत कम था। और क्या था यहाँ पर, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो था। डेमोक्रेटिक जो जागरूकता है वो नहीं थी लोगों में, उतनी सोच कम थी। यानी गांव में वोट तो देते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका वोट किस पॉलिसी को बदल सकता है। गांव के लोगों को ये नहीं पता था कि उनका जो वोट है वो किस पॉलिसीज़ को बदल सकता है। इंडिया का समाज सेंचुरीज से ऊंच नीच जातिवाद पर आधारित था, बहुत सदियों से ही, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी को उसके खिलाफ था, यानी कि राजनीतिक समानता के खिलाफ था ये ऊंच नीच, जाति भेदभाव, ये सब चीज़ें। और यही सब चीज़ें जो है The partition legacy in the form of the flared up culture and religious distinctions was another hurdle। जब सवाल ये है, मतलब पार्टीशन के बाद सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद, वेट अ मिनट, पार्टीशन के बाद सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद और भी बढ़ गए थे, जो डेमोक्रेसी में यूनिटी की राह में जो है वो एक बाधा बन रहे थे। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन, कि हम कैसे फिर कह सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द सर्वाइवल एंड रिमार्केबल एंड्योरेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जब अब सवाल यह है कि इतने चैलेंजेस थे हमारे सामने, उसके बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र कैसे जिंदा रहा,
कैसे फूलता रहा, कैसे, क्वेश्चंस हैं। तो क्या इसका कारण वो लिमिटेड एक्सपोजर था जो ब्रिटिश सरकार ने इंडियन नेताओं को इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स सिखा कर दिया? जैसे 1935 का जो एक्ट है, 1935 एक्ट में प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए गए थे, जिसमें इंडियन नेताओं ने थोड़ा बहुत शासन चलाना सीखा। क्या ये सब था? और इट इज़ ड्यू टू द, या फिर इसकी वजह हमारी पुरानी वैल्यूज़ थे, मूल्य थे, जैसे सबको साथ लेकर चलना, प्लूरलिज्म, सहमति बनाना, कंसेंसस, सहनशीलता और एकजुट यानी एक दूसरे को अपनाना। ये सब गाँव में लोग मिल बैठकर बातें करते हैं, फैसला करते हैं, यही लोकतंत्र की क्या है, जड़ है। दिस इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी की नींव अंग्रेज़ों ने ही कुछ हद तक रख दी थी। जैसे हम 1909 का जो शासन अधिनियम 1919, 1935 ये सब देखते हैं, ये एक्ट्स के से रिप्रेजेंटेशन की जो शुरुआत इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आए थे। 1935 का जो एक्ट है वो प्रोविंस में मिनिस्टर्स बनाए गए, इलेक्शंस हुए। भले ही वोट देने का अधिकार उस समय सबको नहीं दिया गया था, सभी को वो राइट्स नहीं मिली थी वोट देने की, यानी कि हम कह सकते हैं 15% कुछ था वो एक रेशियो, मतलब फिर भी 4 करोड़ वोटर्स थे उस समय। ये उस समय नॉन कम्युनिस्ट दुनिया में दूसरे सबसे बड़े नंबर हम कह सकते हैं, नॉन कम्युनिस्ट दुनिया में दूसरे सबसे बड़े नंबर्स थे। ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के आधार पर दी थी। जैसे मुस्लिमों का अलग रिप्रेजेंटेशन था, उसके आधार पर था। आज़ादी के बाद गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने डाइवर्सिटी यानी विविधता को अपनाने और सबको जोड़ने की बात कही थी। किसने की थी? महात्मा गांधी या नेहरू जैसे नेताओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने। भारतीय लोकतंत्र का प्लूरलिस्ट यानी सभी को शामिल करके चलना, प्लूरलिस्ट सभी को जो है शामिल करके चलना, फिर उनकी पॉलिसीज़ में जो है दिखता है। जैसे फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म को क्या कहता है, पावर सेंटर्स और स्टेट्स के बीच में बांट दी गई थी। हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई थी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को मान्यताएं मिली। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात की गई, भाषाओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश सबसे पहले। अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं? अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए थे ऐसे, और जैसे ST, SC, OBC को आरक्षण दिया गया उसके तहत। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है वो बात की गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। सभी धर्मों को अपने पर्सनल लॉज रखने की आज़ादी भी दी गई, यहाँ पे नहीं की गई थी। नो हमारा सेट तो है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं की गई थी उस समय तो सिविल कोड की। सेक्युलर सिटीजनशिप की बात, यानी कि नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं, नागरिकता के यूनिवर्सल अधिकारों से जुड़ी हुई होगी, नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं होगी। चाहे ऊपर दिए गए 2 हम जो कारण हों या और भी हों, एक बात तो तय है, लोकतंत्र भारत में गहराई तक बसा हुआ है। ये तो एकदम फिक्स है, एकदम डीप है उसका इन्फ्लुएंस लोकतंत्र का भारत के अंदर। आज भी भारत में संसद है, न्यायालय है जिसे जुडिशरी कहते हैं, अधिकार हैं, और एक आज़ाद मीडिया है। कोई भी न्यूज़ चैनल सरकार की आलोचना कर सकता है। ये लोकतंत्र की क्या है, निशानी है। सुनील खिलानी की बात अगर हम यहाँ करें, वो कहते हैं, उनके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा विचार है जो अब भारतीय राजनीतिक सोच का अटूट हिस्सा बन चुका है, एज एन आइडिया एज वेल एज द सेडक्टिव एंड पजलिंग प्रॉमिस टू ब्रिंग हिस्ट्री अंडर द कमांड ऑफ द विल। यानी कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी क्या बताई है इन्होंने, इनके शब्दों में है कि ये है कि इसने सभी को अपनी बात कहने और राजनीतिक रूप से लड़ने की जगह दी है। जैसे दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन हो रहा है, सबने लोकतंत्र के जरिए क्या है, अपनी आवाज़ उठाई है। अब लोकतांत्रिक राजनीतिक ने, जो राजनीति है, डेमोक्रेसी है, उसने धीरे धीरे पुरानी सामाजिक सत्ता, जैसे पहले जाति व्यवस्था थी,
उसको भी कमज़ोर करना शुरू कर दिया। आज एक दलित महिला भी ग्राम प्रधान बन सकती है। ये बदलाव किस में आया है? हमारी डेमोक्रेसी के अंदर आया है। अब हम एक अंडरस्टैंडिंग की ओर चलते हैं, क्या है डेमोक्रेसी, समझते हैं उसको। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिसीजन मेकिंग अच्छे और नैतिक मोरल तरीके से होते हैं। डेमोक्रेसी को गुड गवर्नेंस माना जाता है क्योंकि हर व्यक्ति की बात को ध्यान में रखा जाता है और सभी पर समान रूप से ये लागू होती है। पंचायत में अगर हम देखें तो पंचायत में जब सारे गांव वाले मिलकर स्कूल खोलने की बात करते हैं, सारे गांव वाले मिलकर क्या करते हैं? स्कूल खोलने की, मान लीजिए, उस पर बात करते हैं और फैसला करते हैं और सबकी राय ली जा रही है, तो ये क्या है? डेमोक्रेसी है। सबको पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है। जब हम बात करें तो डेमोक्रेसी दो जरूरी प्रिंसिपल पर टिकी है। पहला क्या प्रिंसिपल कहता है? पहला प्रिंसिपल है हर इंसान स्वतंत्र और समझदार होता है, जो अपने हिस्से के, अपने मतलब जो सही है गलत है उसके लिए तय कर सकता है, अपने आप को देखकर कैपेबल है। एवरी पर्सन इज कैपेबल। और दूसरी बात क्या की गई है कि हर व्यक्ति को कलेक्टिव डिसीजंस की बात की गई है, यानी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसमें जहाँ सब लोग भाग ले रहे हैं उसमें हर व्यक्ति भाग ले सके, कलेक्टिव डिसीजंस कर सके, खुद के निर्णय कर सके, साथ में कलेक्टिव निर्णय भी वो कर सके, उसकी बात की गई है यहाँ पे सेकंड चीज़ में। जैसे इलेक्शन में हर कोई वोट डाल सकता है, कोई गरीब हो अमीर हो, नो मैटर, सभी की आवाज़ बराबर तरीके से मानी जाती है। जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो सबकी सहमति, यूनानिमिटी जिसे कहा जाता है, सबकी सहमति मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं, वो सभी अलग अलग मत के लोग होते हैं। वो क्या फैसला लेते हैं, इसमें सबकी एक मत, वो कहते हैं ना एक मत, ये मुश्किल हो जाता है, एक मत सबका, यूनानिमिटी मुश्किल हो जाती है इस समय। क्यों हो जाती है मुश्किल? क्योंकि देखिए बहुत सारे पॉपुलेशंस होती हैं, सबके अपने अलग माइंडसेट्स होते हैं, तो इसके कारण इसीलिए डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के रूल को अपनाया जाता है। मतलब जो ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा, जो ज़्यादा लोगों के लिए परफेक्ट होगा, वो एक मेजॉरिटी की बात की जाती है यहाँ पे, कि हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा डिसीज़न अगर बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा ना तो मेरे डिसीजंस को अपनाया जाएगा। ये नहीं है कि मेरे डिसीजंस 2-3 लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो लोग बहुत एलीट क्लास के हैं तो मेरा डिसीजन अपनाया जाएगा। नहीं, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस निर्णय में। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है, मेजॉरिटी के रूल को अपनाता है, यानी जो राय ज़्यादा लोगों की हो वो मानी जाती है। अगर 60% लोग बोले कि गांव में जो है स्कूल बनाना है और 40% लोग बोले कि मेजॉरिटी मतलब नहीं बनाना है, मना कर दे, तो किसकी मानी जाएगी? 60% वालों की मानी जाएगी कि स्कूल तो बनेगा गांव में, क्योंकि 60% लोग चाहते हैं स्कूल बने। यही एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। जैसे कि ड्यू टू द लार्ज एंड कम्प्लेक्स सोसाइटी, समाज बहुत जटिल होता है, यानी कि बड़ा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है गेट टुगेदर टू मेक डिसीजंस टू एवरी इशू। सब पर क्या है, सबका निर्णय लिया जाए, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का। किसने कहा है? से लाइक इन द सिटी ऑफ स्टेट ऑफ एथेंस में कहा गया है। इवन इन द एडवांस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, बड़े बड़े ऐसी कंट्रीज जहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है? पूंजीवादी डेमोक्रेसी है। एज C.B. मैकफर्सन कहते हैं, विजुअलाइज्ड इन हिज इनुसिएशन ऑफ द पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, उनमें इन्होंने कहा है, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इन्होंने बात की है इस चीज़ की। जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है, यानी कि आज के बड़े और कॉम्प्लेक्स समाजों में एक जगह इकट्ठा करके फैसला लेना क्या हो गया? मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और समय समय पर उनसे जवाब मांगते हैं, यानी कि उनको अकाउंटेबल होना पड़ता है हमारे लिए। जैसे MP और MLA चुनते हैं, संसद या विधानसभा में हमारी आवाज़ बनते हैं वो लोग। जो प्रोसीजर है, यानी कि जो एक प्रक्रिया है रिप्रेजेंटेशन की, जो प्रोसीजर है कि अगर हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इंस्टीट्यूशन जैसे चुनाव या संसद तक सीमित कर दें तो हम उसे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होगी? सिर्फ उसे चुनाव तक होल्ड कर देना। ये सिर्फ सिस्टम
और कानून की बात करता है, यानी कि सिस्टम क्या है, कानून क्या है आपके यहाँ, उसकी बात करेगा। प्रोसीजर है ना, इसीलिए समानता या भागीदारी की बात नहीं करता है। जैसे इलेक्शन हो गया, लोग चुन लिए गए हैं, लेकिन दलितों या महिलाओं की बात सुनी जाए तो ये सिर्फ क्या है, फॉर्मल डेमोक्रेसी होगी इसके अंदर। यानी इलेक्शन अगर आपका कंप्लीट हो गया है, लोग चुन लिए गए, लेकिन दलितों या महिलाओं की बात ना सुनी जाए, हाँ ना सुनी जाए, तो क्या होगा, ये सिर्फ एक फॉर्मल डेमोक्रेसी होती है कि ठीक है भाई, आपको तो चुनाव से मतलब था। और अगर डेमोक्रेसी में हर इंसान सच में बराबर हो, पॉलिटिकली एक्टिव हो और दूसरे की राय का सम्मान करता हो, यानी दूसरे का जो कंसेंट है उसका सम्मान करता हो, तो ये होती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी वो है जहाँ सबकी राय का सम्मान किया जाए, यानी कि जब गांव की महिलाएं सरपंच अपने दम पर फैसला करती हैं और सब उसे मानते हैं, तो ये क्या हो गई, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हो गई। जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर सिर्फ इलेक्टोरलिज्म की गलती होती है। मतलब ये मान लेना कि सिर्फ चुनाव हो जाना डेमोक्रेसी है, तो किसकी गलती हुई, इलेक्टोरलिज्म की गलती होती है इसके अंदर। किसमें, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के अंदर। वहीं जब गरीब महिलाएं या अल्पसंख्यक पार्टिसिपेट ही ना कर पाए तो डेमोक्रेसी क्या होगी, अधूरी होगी आपकी डेमोक्रेसी, वो पूरी तरीके से सार्थक नहीं है। मान लीजिए अगर आदिवासी कोई इलाके में लोगों को वोट देना नहीं आता या डराया जाता है, तो क्या वो सच में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बताइए। डरा धमका के आप वोट ले रहे हो उस एरिया में जहाँ लोगों को पता ही नहीं है क्या है, तो ये फैलेसी ऑफ इलेक्टोरलिज्म माना जाता है। इसमें उसकी कमी है, खामी किसकी है, इलेक्टोरलिज्म की कमी है। यानी कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी अच्छी होती है क्योंकि वो मानती है कि जब तक हर नागरिक को बराबरी से अधिकार और अवसर नहीं मिलते तब तक कोई डेमोक्रेसी नहीं, सारी डेमोक्रेसी अधूरी है। नागरिक इक्वल राइट्स दो भाई सबको। सिर्फ ये कहना कि सबको बोलने की आज़ादी है, ये काफ़ी नहीं है क्या? मतलब आप इसको बोल रहे हो कि ये जो बोलने की आज़ादी वो काफ़ी नहीं है क्या, आपको मिल गई बोलने की आज़ादी, बहुत है आपके लिए, यही डेमोक्रेसी नहीं है। आप सिर्फ दूसरों को बोलने की आज़ादी दे देते हो, आर्टिकल्स दे देते हो, यही ज़रूरी है क्या आपको डेमोक्रेसी को डिफाइन करना? नहीं, ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या एक भी गरीब महिला मतलब सच में अपनी बात कह सकती है, असली बात जो उसको कहनी चाहिए, क्या सच में उसके पास राइट है वो कहने का? जो चुनाव हैं वो बोलने की आज़ादी और कानून ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं से डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती। जब तक इन अधिकारों, इन राइट्स का सबको बराबरी का फ़ायदा नहीं मिलता, डेमोक्रेसी अधूरी रहेगी। अगर एक मजदूर बोलने के डर से चुप है और एक उद्योगपति मंत्री से रोज़ मिल लेता है, तो ये असली बराबरी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ इक्वालिटी। यानी कि जो एक्सपर्ट हम बात करेंगे डोमिनेशन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं, सोसाइटी के अंदर नीति बनाने का काम कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को, यानी जो पॉलिसी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं के हाथ में चला गया है। ये लोग आम जनता से कट जाते हैं, एक तरह से कट ऑफ हो जाता है इनका। ये लोग आम जनता से कटने के बाद जिससे जैसे इकोनॉमिक डिसीजंस जनता के दबाव से बचने के लिए, मतलब ऐसे डिसीजंस होते हैं इनके, जो इनके डिसीजंस होते हैं वो जनता के दबाव से बचने लग जाते हैं क्योंकि कट ऑफ हो जाते हैं, उससे जनता के संपर्क में नहीं आते। जैसे बजट या कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय आम जनता की ज़रूरतों को सुना नहीं जाता है। यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो आम जनता को जानते ही नहीं है कि उनकी नीड क्या है। कुछ ऐसे क्षेत्र में सिर्फ एक्सपर्ट्स या लॉजिक माना जाता है कि क्या अच्छा है, क्या लॉजिकल है, वो माना जाएगा। क्या लॉजिक है उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाएगी। फिर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की। ये हमारी बुक का भी नाम है। ये जो आज का युग है जिसे हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, यानी ग्लोबलाइजेशन का एरा कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का युग कहते हैं जिसे हम लोग आज, उसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़ोरों पर है। एक तो मार्केट इकोनॉमी एकदम हाइप पे है, और दूसरा यानी कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, और दूसरी और क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एकदम हाइट पे है। ये दोनों ही आज ज़रूरी हैं और अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। चाहे ईस्ट यूरोप के देश देख लीजिए आप, चाहे ईस्ट यूरोप देखिए, या फिर मतलब ईस्ट यूरोप के पुराने कम्युनिस्ट देश जिन्हें उन्होंने कॉलोनाइज्ड कर रखा था, पुराने पोस्ट कम्युनिस्ट देश जो पहले थे और बाद में थे, या
एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो पोस्ट कॉलोनियल देश हैं उनको देख लीजिए। यहाँ दोनों ही चीज़ें, एक तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों ही जो है हाइट पर है एकदम बहुत ज़्यादा। ये बदलाव इसीलिए हुआ क्योंकि पहले कम्युनिज्म या सोशलिज्म वाला मॉडल जिसमें सरकार हर चीज़ में दखल देती थी, इनके मॉडल में क्या है, सरकार जो है हर चीज़ में दखल अंदाजी करती थी, वो फेल हो गया था इन कंट्रीज़ के अंदर। वो फेल हो गया था जिसमें सरकार बहुत ज़्यादा रूल करे। स्टेट की ज़्यादा दखल अंदाजी से इकोनॉमी बिगड़ गई थी, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ख़राब हो गई थी। जो स्टेट ज़्यादा करते थे ना दखल अंदाजी, उसके वजह से अब लोग मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को अपनाने लगे थे, मार्केट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। वो कहते थे कि ये तो बेस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेसी को बेस्ट मानने लगे थे। जैसे कि यूएसएसआर में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, सरकार हर चीज़ डिसाइड करती थी, लेकिन वो मॉडल क्या हुआ था, कोलैप्स हो गया था। जब वो मॉडल कोलैप्स हुआ तो रिफॉर्म्स लेके आए गए थे मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, पेरेस्ट्रोइका, वो सब हम पढ़ेंगे, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, ये सब। तो जो रियल मॉडल था रशिया का, यूएसएसआर का, वो डिसइंटीग्रेट भी तो हुआ था। कारण क्या थे, यही सब कारण थे। गैप आ चुका था एक समय के बाद पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की थ्योरी में। क्या गैप है हम देखते हैं। जैसे सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास पर बहुत सारा लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लिटरेचर है, डिग्री ऑफ लिटरेचर है, यानी कि गहराई और विविधता बहुत है इसमें। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों विषय जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र और राजनीति की अलग अलग दायरे में रह गए हैं, आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाए हैं, ये बहुत अलग अलग दायरे में रह चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम डेमोक्रेसी को ऐसे तरीके से समझें कि विकास की जो प्रक्रिया है, माने विकास का जो प्रोसेस है, उसको भी इसमें जोड़ा जा सके। मतलब डेवलपमेंट को केवल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नज़रिए से भी क्या है देखा जाना चाहिए। जो हमारा विकास हो रहा है आज, केवल हम पैसों से रिलेटेड विकास देख रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारा विकास पैसों से रिलेटेड हो रहा है, हमने इतना एक्सपोर्ट कर दिया, इतना इम्पोर्ट कर दिया, बहुत अच्छा, हम पॉलिटिक्स की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो गलत है। दोनों को साथ लेके चलो, यानी आर्थिक डेवलपमेंट, पैसों से हम डेवलप्ड हों, लेकिन हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि दीपक नायर जैसे थिंकर्स कहते हैं, दीपक नायर जैसे थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बताया कि मार्केट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी के बीच टेंशन हमेशा रहता है, एक बहुत टेंशन है मार्केट इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बीच, यानी पॉलिटिक्स और आप कह लीजिए इकोनॉमिक्स के बीच हमेशा टेंशन, तनाव रहता है। मार्केट सिस्टम कुछ लोगों को एक्सक्लूड करता है, मार्केट जो सिस्टम होता है ना वो कुछ लोगों को क्या करता है, हटा देता है, एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि निकाल देता है मार्केट सिस्टम कुछ लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों को क्या करेगा, वो निकाल देगा। जिनके पास पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, उनको वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है, सबको शामिल करती है अपने अंदर, चाहे गरीब हो अमीर हो, पर मार्केट ऐसा नहीं करता है। मतलब मार्केट में जो ज़्यादा पैसे वाला होता है वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन चुनाव जो है वो गरीब अमीर सबके लिए होता है, तो वो गरीब भी उसमें वहाँ अमीर बन जाता है जब चुनाव आते हैं तब। तो डेमोक्रेसी में बहुमत का राज होता है, हो सकता है बहुमत का राज, लेकिन कई बार टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी की बात की गई है। व्हाट इज टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी? टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी बन जाता है डेमोक्रेसी, मतलब अल्पसंख्यक की आवाज़ जो होती है, जो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ें होती है वो दब जाती है, लिमिटेड हो जाती है। वहीं मार्केट में पैसे वालों की चलती है, जहाँ मार्केट है वहाँ कौन चलेगा, पैसे वालों की चलेगी, यानी कि वहाँ पे उनका एक दबदबा रहेगा। उन्हीं के जो डिसीजंस होते हैं वो माइनॉरिटी के हाथ में होते हैं, क्योंकि सब लोग पैसे वाले नहीं होते, अमीर माइनॉरिटी के हाथ में डिसीजंस होते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा जो है पॉलिटिक्स में नहीं होता। जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपके पैसे से तय होता है, जिसे ज़्यादा पैसा उसका ज़्यादा वोट। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है, यानी चाहे कोई भी हो, ये डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी को मिलाकर सबके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा? शायद नहीं कह सकते।
क्यों नहीं कह सकते? कुछ कम्युनिस्ट देशों में डेमोक्रेसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने समान विकास, यानी कि समान विकास क्या होता है? सबको एक तरीके का विकास, इग्लिटरेनियन समान विकास, इग्लिटरेनियन लोग भी, थिंकर्स भी होते, इग्लिटरेनियन डेवलपमेंट किया, समान रूप से सबको बराबर विकास किया। दूसरी तरफ कुछ देश मार्केट के थे, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, मार्केट ओरिएंटेड थे, वहाँ भी डेवलपमेंट हुआ है, दोनों और हुआ है, मार्केट में भी हुआ है और इग्लिटरेनियन सोसाइटीज़ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर भी हुआ है। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या उठता है, क्या दोनों की ज़रूरत है या कोई एक से भी काम चल सकता है? सवाल तो यही है ना, क्या दोनों की ज़रूरत है या कोई एक से भी काम चल सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है हमारा, ये है सवाल। देखिए आज पोस्ट कम्युनिस्ट देशों में, जहाँ पोस्ट कम्युनिस्ट देश हैं, जहाँ मार्केट और डेमोक्रेसी दोनों है, कौन से देश? पोस्ट कम्युनिस्ट देश, जहाँ मार्केट भी है और डेमोक्रेसी भी है, दोनों बराबर रूप से है। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? कुछ लोगों को फ़ायदा मिला है, लेकिन अधिकांश लोग आज भी जो है वो गरीबी में हैं, ये हुआ है। बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिला है, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं वो आज भी जो है गरीबी में है। वेरी फ्यू लोग भी आज क्या है, गरीबी में है। मार्केट्स उन लोगों को कंज्यूमर के रूप में बाहर कर देती है जिनके पास पैसा या इनकम नहीं है। जो मार्केट होती है, जो वो एक्सक्लूड कर देती है उन लोगों के पास जिनके पास कैलिबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। तो अमर्त्य सेन इसे इंटाइटल्ड करते हैं। अमर्त्य सेन ने कहा है ये, अगर किसी के पास ज़मीन, यानी किसी के पास ज़मीन, स्किल या एजुकेशन, ज़मीन, स्किल या एजुकेशन, लर्निंग, ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो प्रोसीजर भी, मतलब प्रोड्यूसर भी बन सकता है। वो क्या बन सकता है? प्रोड्यूसर भी बन सकता है। पैसा वैसा नहीं है तो भी। एक गरीब किसान जिसकी ज़मीन नहीं है और ना कोई बिजनेस का नॉलेज है, फिर कुछ भी नहीं है, तो वो ना कुछ खरीद सकता है ना बेच सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रोड्यूसर भी नहीं बन सकता है, सॉरी नॉट नहीं बन सकता है। मतलब अमर्त्य सेन यही कहते हैं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो एक प्रोड्यूसर भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना उसको नॉलेज है ना कुछ। जो लोग मार्केट के नियम या वैल्यूज़ नहीं मानते हैं, जैसे आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, एकदम अर्ली मैन जैसे लोग रहते हैं, वो क्या जाने मार्केट क्या होता है, वो कुछ नहीं जानते। तो ऐसे लोग जो मार्केट के नियम या वो वैल्यूज़, मूल्यों को नहीं मानते हैं, उन्हें भी सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, सिस्टम से निकाल दिया जाता है, यानी कि उनका एक्सक्लूजन हो जाता है। जब लोग इकोनॉमी से बाहर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समाज और राजनीति से भी दब जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी ने भी बाहर कर दिया, वो समाज राजनीति से भी दूर हो गए। ऐसा होता है जब गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीज़ों से पीछे हटती है। जब गवर्नमेंट कहती है कि क्या ये हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से जब वो पीछे हटती है और सब मार्केट के भरोसे छोड़ देती है, तो गरीब, मतलब जो गरीब का तबका है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, सफ़र करता है। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ मार्केट को सौंप दिया, मार्केट अपने प्रॉफिट की बात करेगा तो गरीबों की कोई नहीं सुनेगा। तो गरीबों का जो तबका है, जो एक ग्रुप है, वो सबसे ज़्यादा दबेगा, सबसे ज़्यादा सफ़र उसको करना पड़ेगा। यह है इकोनॉमी, यानी पीपल विदाउट इंटाइटलमेंट, एसेट और कैपेबिलिटी कांट असर्ट्स राइट्स। जो लोग जिनके पास किसी भी तरीके की, हम कह सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है, जिनके पास अधिकार, संपत्ति या स्किल नहीं है, वो अपने हक के लिए आवाज़ भी क्या है, नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पावर नहीं है। नीरज गोपाल, जो नीरज गोपाल हैं, जो नीरज गोपाल जयाल है इनका पूरा नाम, ये कहती हैं कि आज की पॉलिटिक्स में आम लोगों की ज़िंदगी और नेशनल पॉलिसीज़ के बीच एक गहरा डिस्कनेक्ट मिलता है। डिस्कनेक्ट मतलब हम कह सकते हैं एक गैप मिलता है। क्या आम लोगों की ज़िंदगी और पॉलिटिक्स में क्या डिस्कनेक्शन है? नीतियाँ अक्सर पावरफुल लोगों के हितों में इर्द गिर्द ही बनती है, उनके इर्द गिर्द। ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ है वो सिर्फ पावरफुल लोगों के इर्द गिर्द बनती है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनती है। आम जनता जो है हाशिए पर है, हाशिए मतलब मार्जिन पर, बॉर्डर लाइन पर रहते हैं, जो आम जनता होती है, नॉर्मल लोग होते हैं।
यही फॉलो करता है मार्केट इकोनॉमी में। इकोनॉमिक हम कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन यानी वर्गीकरण अनअवॉइडेबल है। मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन अनअवॉइडेबल है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो ये सिस्टम कुछ लोगों को ही शामिल करता है और बहुत लोगों को बाहर कर देता है एकदम। इसलिए ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बीच के गैप को, ये जो गैप आ गया है लोगों के बीच में, उस गैप को क्या करे, कम करे। और किसको, वरना ग्रोथ तो होगी लेकिन इनइक्वालिटी और भी बढ़ेगी, असमानताएं बढ़ती जाएगी। ग्रोथ नहीं रुकेगी पर इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये होगा 80-20 वाला, यानी कि 80% लोगों के पास पैसा रहेगा, 20% के पास नहीं रहेगा। सॉरी, 20% लोगों के पास पैसा रहेगा, 80% ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं। यहाँ माइनॉरिटी जो है वो राज करेगी। और वैसे देखा जाए तो जो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं वो, उनके साथ इनइक्वालिटी होगी। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसीज एंड डेवलपमेंट इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। देखिए, पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है? जिन लोगों को पहले जो है उपनिवेश बनाया गया था और बाद में उनको जो है मुक्त कर दिया गया था, यानी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ जो कभी उपनिवेश रहे हैं, जैसे भारत रहा, अफ्रीका के कुछ देश, मतलब वो सोसाइटीज़ जो पहले कभी उपनिवेश रही हैं, उनकी डेमोक्रेसीज जैसे किन पे, पश्चिमी, हम कह सकते हैं पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, फ्रांस से अलग हैं। आज उनकी जो डेमोक्रेसी है वो अलग है, अमेरिका से, यूएसए से, उनका इन्फ्लुएंस से अलग है। कैसे अलग है, इसकी वजह क्या है? इनकी अलग और कठिन ऐतिहासिक परिस्थितियां रही है, हिस्टोरिकल इनकी कंडीशंस अलग रही हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी अंग्रेज़ों के कॉलोनियल शोषण से निकली, जबकि इंग्लैंड में धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुए हैं। ये एक डिफरेंस आ जाता है। कॉलोनिज्म जो होता है, यानी राल्फ मिलिबेंट, यहाँ पे हम देखेंगे राल्फ मिलिबेंट इस चीज़ के मतलब के मुताबिक कॉलोनियलिज्म जो है उसने इन देशों के समाज, यानी कि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, इनके समाज यानी इनकी सोसाइटी, इनकी इकोनॉमी, इनकी पॉलिटिक्स को बिगाड़ दिया था बहुत। जिनसे क्या हुआ, जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर बाकी दुनिया से अलग बन गया। आज हम क्यों कहते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी, अफ्रीका में मान लीजिए अगर डेमोक्रेसी, तो वो यूएसए से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो जिन्होंने इनको उपनिवेश बनाया था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया था, यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिजर्टेड कर दिया था, खराब कर दिया था। इसीलिए इनका स्ट्रक्चर आज अलग है। अंग्रेज़ों ने भारत में कास्ट को रिजिड बनाया, यानी कास्ट क्या होती है, जाति को रिजिड बनाया, जमींदारी को एक्सप्लोटेटिव बना दिया, बहुत ज़्यादा शोषणकारी, और अपने फ़ायदे के लिए लॉज बनाए थे अंग्रेज़ों ने, हमारा बहुत शोषण किया था। तो यही चीज़ फॉलो होती है। इसीलिए जो थ्योरीज डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, जर्मनी के लिए बनी हैं, उन्हें एज इट इज़ पोस्ट कॉलोनियल देशों पर लागू तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे लायक है ही नहीं। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो हमारे लायक नहीं हैं। जैसे यूएस में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म क्या है, एक साथ चलते हैं, लेकिन इंडिया में गरीबी बहुत है, जातिवाद है, जैसे फैक्टर्स क्या करते हैं, इस थ्योरी को, कैपिटलिज्म की थ्योरी को, पूर्ण तरीके से कैपिटलिज्म की थ्योरी को क्या बना देते हैं, बहुत जटिल बना देते हैं। अब यूएसए में तो नहीं है ऐसा जटिल प्रोसेस, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इसीलिए नहीं है। इसीलिए आज के स्कॉलर्स नए नए मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, एकदम करंट टॉपिक्स पर। जैसे इन न्यू डेमोक्रेसीज, जैसे पोस्ट कॉलोनियल देश जो अभी अभी तुरंत एकदम न्यू डेमोक्रेसीज देश बने हैं, में डेमोक्रेसी को कैसे समझा जाए, कैसे समझ सकते हैं हम डेमोक्रेसी को इस न्यू कंट्रीज़ के अंदर जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, बहुत रिसेंट ही हैं हम लोग आज़ाद। जो सबसे अहम बात होनी चाहिए, चर्चाओं का विषय क्या हो रहा है, मतलब किन विषयों पर हो रही है चर्चाएं। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की बात करना, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की बात करना, फिर डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की बात करना, देन डेमोक्रेसी, स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज़ की बात करना। हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखिए, डेमोक्रेसी, इज डेमोक्रेसी कंपैटिबल विथ डेवलपमेंट, यानी कि एक बड़ा सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेसी और विकास, मतलब डिबेटेबल टॉपिक क्या है कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट जो है
ये एक साथ चल सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल देशों में? क्या ये एक साथ रन कर सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल देशों में? ये एक तरीके का सवाल है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो इंडिया में लोग कहते हैं कि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक डेवलपमेंट, चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक डेवलपमेंट, मूलभूत विकास। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? ये है सवाल, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? जो ईस्ट एशियन देशों जैसे साउथ कोरिया की अगर हम बात करें और सिंगापुर की बात करें, उन्होंने तेज़ी से विकास किया और कहा गया है कि इसके लिए मतलब क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, सॉफ्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के कारण ऐसा हुआ है। उन देशों में सॉफ्ट अथॉरिटेरियन रेजिम्स थे, वैसी गवर्नमेंट्स थी, इसके वजह से यानी थोड़ी डिक्टेटरशिप लेकिन लोगों की सहमति से, कि डिक्टेटरशिप तो है वहाँ पर लेकिन उसमें क्या है, लोगों की सहमति भी है। तो उन देशों ने भी आज विकास किया बहुत तेज़ी से, सिंगापुर जैसे देशों ने, साउथ कोरिया जैसे देशों ने विकास किया लोगों की सहमति से। डिक्टेटरशिप यानी सिंगापुर में लोकतंत्र बहुत सीमित है लेकिन वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पर। तो सवाल है क्या ये मॉडल बेहतर है? तो देखिए, डाइवर्सिटी इनइक्वालिटी इन पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज, क्या है इसका मतलब? पोस्ट कॉलोनियल देश में बहुत मल्टीकल्चरल है, यानी अलग अलग भाषा, अलग धर्म, जाति, नस्ल, ये सब बहुत अलग अलग हैं। तो इससे क्या होता है, इनमें रेशियल और एथनिक कन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन अलग अलग तरह की होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, रेशियल और एथनिक कन्फ्लिक्ट, ऐसी लड़ाइयाँ जो कल्चर से रिलेटेड है वो होंगी बहुत ज़्यादा। जातीय हिंसा होगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, अपने आप में एक ये है जहाँ ज़्यादा ऐसे सीरियस एकदम हिंसा होगी। इसीलिए स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को इन देशों में सफल बनाना है तो डाइवर्सिटी और असमानता को मानना और समझना जरूरी है। असमानता को भी समझिए और डाइवर्सिटी को भी समझिए। इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझेंगे ना, तभी आप डेमोक्रेसी को सफल बना पाएंगे इन देशों में जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं कॉलोनी से, कॉलोनियल रूल से। ये इनइक्वालिटी, ये जो असमानता अक्सर समाज में क्या है, डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। जड़ तक फैला हुआ है ये भेदभाव, एकदम डीप तक फैला हुआ है, उससे आती है जातिवाद, रंग भेद, ये सब चीज़ें डीप रूटेड है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इनको समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें कि इंडिया के अंदर ST SC को डिकेड से दबाया गया है, एकदम दबाया गया है। अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी अधूरी रह जाएगी, ये बात की गई है। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी को क्या करती है, अंदर से खोखला करती है, कमज़ोर करती है, क्योंकि सबको बराबर का हक नहीं मिल पाता। तो अब एक और डिबेट है कि डेमोक्रेसी को सही चलाने के लिए स्टेट और सिविल सोसाइटीज़ का क्या रोल है, कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इसमें स्टेट और सिविल सोसाइटीज़ का क्या रोल रहता है। ये बहस चल रही है कि क्या एक पोस्ट कॉलोनियल देश में बिना एक मजबूत राज्य यानी इफेक्टिव स्टेट के डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी चल सकती है। ये भी एक क्वेश्चन है। जहाँ स्टेट नहीं है तो क्या वहाँ एक डेमोक्रेसी और मार्केट अच्छा चल सकता है? ये भी एक क्वेश्चन उठता है, डिबेटेबल टॉपिक है ये बहुत, कि जहाँ इफेक्टिव स्टेट नहीं है, मजबूत राज्य जो है, उसके बिना भी क्या ऐसा हो सकता है? मान लीजिए अगर सरकार गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम जो है न चलाए तो, और कोई भी लॉ कानून लागू ना करे, तो फिर भी लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, अधिकार कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये भी तो बात है। तो यही बातें हमने पढ़ी इसमें। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। 1947 से 67 का पीरियड हम देखेंगे इसमें। जब हम आज़ाद हुए थे, बहुत हमारे आज़ादी के जो शुरुआती वर्ष थे, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रणनीति बनी वो एक साझा राजनीतिक सहमति यानी पॉलिटिकल कंसेंसस से बनी थी। जो हमारी नीति बनी थी कि हम विकास करेंगे, आर्थिक विकास,
जिसमें कौन कौन शामिल थे, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट के थिंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, सभी एक सर्टेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स पर थे कि देश को अब विकसित करना है, एकदम विकास पर लेकर आना है। नेहरू के इंडिया में एक लंबी सोच, यानी नेहरू के इंडिया में एक लंबी सोच, लॉन्ग टर्म का विजन था। जो नेहरू का भारत था, नेहरूवियन इंडिया, उसमें एक लंबी सोच, लॉन्ग टर्म का विजन था। क्या था कि यानी सिर्फ इमीडिएट प्रोग्रेस नहीं चाहिए हमें, बल्कि फ्यूचर के लिए भी, उसके लिए भी एक अच्छी तैयारी चाहिए, हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट की अच्छी तैयारी चाहिए। कांग्रेस ने गरीबों के हितों में सोशलिज्म के नाम शामिल कर दिया। जो सोशलिज्म का नाम था उसको शामिल कर दिया गया था गरीबों के हितों के अंदर, पुअर पीपल के लिए। यह सोचकर बॉम्बे प्लान 1944 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, 1948, बॉम्बे प्लान 1944 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इनके तहत जो है नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी, नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी ये आती है। जो बॉम्बे प्लान था वो क्या था, उसको बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति जो थे उन्होंने सपोर्ट लिया उसका, और सोशल जस्टिस, लेकिन साथ में सोशल जस्टिस और वेलफेयर का एजेंडा भी बॉम्बे प्लान में इंक्लूड था। नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी जो बनी थी, इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, कोयला, इनमें निवेश करना, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, जैसे भिलाई और दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट्स, ये सब राज्य के कंट्रोल में क्या है, स्टेट के कंट्रोल में बनाए गए थे। फिर क्या होता है, इंडिया में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ने ना तो किसी तानाशाही के खिलाफ आया था और ना ही ये पश्चिमी स्टेट को फॉलो कर रहा था, यानी कि डेमोक्रेसी अपना एक अलग था इंडिया में, ये किसी के खिलाफ नहीं आया था इंडिया के अंदर, और ना ही ये किसी की कॉपी कर रहा था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के, यानी इंडिविजुअल राइट्स का परिणाम था। यानी फ्रांस में डेमोक्रेसी आई मोनार्कियल अत्याचार के खिलाफ, इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया में डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के बाद नहीं आई, बल्कि उससे पहले ही आ गई थी। यूरोप में डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म जो है उसके साथ विकास में हुए, उसके साथ विकसित हुई। इंडिया में डेमोक्रेसी पहले आ गई थी, इकोनॉमी बाद में आई थी, ऐसा था इंडिया में, पहले ही डेमोक्रेसी आ गई थी। इसीलिए इंडिया का डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस पश्चिमी देशों से क्या है, बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की कंडीशंस बहुत अलग थी। इंडिया की आज़ादी की लड़ाई का मकसद राष्ट्रीय जो आज़ादी थी, नेशनल ऑटोनॉमी पाना था, न कि सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी। हमें सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी से कोई मतलब नहीं था मतलब, पर इतना नहीं था, हमें चाहिए था हम स्वशासन करें, हमारे राष्ट्र पर खुद का शासन हो, अंग्रेज भाग जाएं, हम ये चाहते थे उस टाइम। तो ये हमारा मेन मोटिव था। इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टी की बाद में हमने स्वतंत्रता मांगी, इसीलिए कि अपना शासन हो, ना कि सिर्फ निजी अधिकारों के लिए। हम सिर्फ निजी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के मतलब हमने प्रायोरिटी नहीं दी थी पहले। मतलब जो गांधीयन नोशन था, यानी गांधी जी का जो विजन था कि न्यायपूर्ण जस्ट स्टेट, गांधी जी का विजन क्या था, जस्ट स्टेट वो होता है जहाँ समूह, कलेक्टिव हित, लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट शामिल रहते हैं, लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट शामिल रहते हैं, वो होता है जस्ट स्टेट। मतलब व्यक्ति से ऊपर होना, व्यक्ति अपने खुद के इंटरेस्ट से ऊपर हट के लोगों के समूह को देखो, उनके इंटरेस्ट को देखो। तो नेताओं ने एक ऐसा लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कल्पना की थी, जो नेतागण थे, कि जिसमें हर नागरिक को क्या मिले, जस्टिस मिले, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी मिले, सभी सिटीजन्स को, नागरिकों को ये मिले, ये अधिकार, भाईचारा हो सभी सिटीजन्स के साथ। यानी ये सारे मूल्य कहाँ हैं, हमारी प्रीएम्बल में, जिसे हमने पढ़ा है। इंडिया ने एक ही बार में जो है सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। जबकि हम क्या थे, हम थे कृषि प्रधान देश, अग्रेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कृषि प्रधान देश थे हम। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार धीरे धीरे मिला था। इंडिया में जो है 1951 के अंदर सबको एक साथ ही अधिकार दे दिया गया था, 18+ अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट
फ्रेंचाइजीज को हमने फॉलो किया। ऐसे हालात में स्टेट को मीडिएटर की भूमिका निभानी थी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां वोट और राइट्स हों, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, विकास यानी रिसोर्सेज में भागीदारी, इनके बीच। तो इनके बीच जो स्टेट क्या था, स्टेट एक तो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हम ऐसे देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और एक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके बीच में ये स्टेट क्या है, मीडिएटर है, मध्यस्थ है, इनके बीच में सुलह करवाने का काम, बात समझाने का काम, साझबूझ का काम ये करता है स्टेट। तो ऐसे हालात में राज्य जो स्टेट है वो एक मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका उसको निभानी थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच में और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बीच में, इन दोनों डेमोक्रेसी के बीच में। अगर मार्केट सिस्टम गरीबों को एक्सक्लूड कर रहा था तो राज्य का काम था गरीबों को वापस शामिल करें। मार्केट ने गरीबों को निकाल दिया तो राज्य का क्या कर्तव्य है, वापस शामिल किया जाए। ये राज्य का कर्तव्य गरीबों को, ताकि वो भी इकोनॉमी का हिस्सा बने। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर देना, ये सब टूल्स क्या थे, इंक्लूजन के लिए थे, जो स्टेट अपना रहा था गरीबों को वापस इंक्लूड करने का, जो मार्केट ने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। भारत का कॉलोनियल पास्ट जो रहा है और नेशनलिस्ट विजन, दोनों ने मिलकर एक खास प्रकार की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को शेप दिया था। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को क्या किया था, शेप दिया था। जो गवर्नमेंट ने जानबूझकर कोशिश की कि भारत की इकोनॉमी ज़्यादा ओपन, भारत की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा ओपन ना हो। अगर ऐसा होता तो ग्लोबल डिपेंडेंस से बच सके, ताकि क्या हो, ग्लोबल डिपेंडेंस, वो इसीलिए ऐसा चाहते थे कि वो ग्लोबल डिपेंडेंस से बच सके, इसीलिए वो ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाहते थे भारत की इकोनॉमी को। लक्ष्य क्या था, हमारा गोल था एक स्वतंत्र, ऑटोनोमस, सेल्फ रिलीनिएट, यानी कि हमारा खुद का, ये था कि हम खुद आत्मनिर्भर बने, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाना, ये हमारा गोल था। यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो चीज़ें हम बाहर से लाते थे उन्हें हम खुद बनाना सीखें, ऐसा हमारा एम था। ये कॉलोनियल पीरियड से बिल्कुल अलग था। उस समय मार्केट खुला और बिना रेगुलेशन का था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। उस समय मार्केट एकदम ओपन था, बिना रेगुलेशन का, कोई नियम नहीं उस पर, जिससे सिर्फ अंग्रेज़ों का फ़ायदा होता था, हमारा फ़ायदा नहीं होता था। इंडिया में अंग्रेज़ों ने रेल बनवाई थी, लेकिन केवल अपने गोल्स के लिए, अपने गुड्स को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, उनका ये उद्देश्य था। मेन लक्ष्य क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स। डेवलप्ड देशों में, यानी डेवलप्ड जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड देशों की बराबरी करना हमारा मेन लक्ष्य था। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करना हमारा क्या था, मेन लक्ष्य था। लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना, बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड्स उनको देना, ये हमारा लक्ष्य था। लोगों को ये था हमारा लक्ष्य। अगर मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए तो वो अमीरों की ज़रूरतें पूरी करेगा। मार्केट किसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, भाई अमीरों की। अगर हम ओपन दे दें तो उसको, क्योंकि अमीर होंगे उनके पास पैसा होगा, जो अमीर होंगे उनके पास क्या होगा, रिच लोगों के पास मनी होगा, मनी से वो मार्केट को हैंडल करेंगे। तो मार्केट को अगर ओपन कर दिया जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की बात सुनता, लेकिन ज़रूरी सेक्टर्स, एजुकेशन, इरिगेशन में पैसा नहीं लगाएगा। मार्केट सिर्फ अमीरों की बात सुनेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। जैसे सिंचाई हुई, शिक्षा हो, इन पे काम नहीं करेगा मार्केट। तो इसी के लिए एट द सेम टाइम उस समय माना जाता था कि एग्रीकल्चर से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कि सीमित लाभ, नॉर्मल सीमित लाभ ही मिल रहे हैं हमें एग्रीकल्चर से। उस समय ऐसा था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं एग्रीकल्चर से। तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक होना पड़ेगा थोड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो है हमें किनको प्राथमिकताएं देनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को, उससे ज़्यादा मुनाफा होगा, नौकरियां दोनों मिलती हैं। फैक्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा, मास एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और जबकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बढ़ाना मुश्किल था बहुत। तो ये 1947 से 67 के पीरियड में हमने देखा। जो अगर हम बात करें डेवलपमेंट मॉडल के मुख्य इनपुट, मेन इनपुट्स क्या थे, यानी सबसे पहले था पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, देखिए
यानी सरकार का पैसा लगाना विकास के लिए, जैसे सड़कों पर, बांधों पर, स्टील प्लांट्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार पैसा लगा रही है। किसके लिए? विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। फिर आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इसका मतलब है यानी जो चीज़ें हम बाहर से लाते हैं, जैसे मशीन, उन्हें देश में ही बनाना शुरू करना चाहिए हमें। फिर आता है कैपिटल गुड्स सेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल गुड्स के सेक्टर पर जोर देना, जैसे मशीनें, लोहों के सामान, मतलब जो दूसरी इंडस्ट्रीज चलाने के काम आते हैं, उन पर जोर दिया जाए। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होना चाहिए। लाइसेंसिंग, सरकार ये तय करती है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, वो देखना। यानी कि फिर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था उस समय, नेग्लेक्ट हुई थी वो एग्रीकल्चर, यानी खेती को उतनी प्राथमिकताएं नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। और हैवी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होती है, बड़ी फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिला, जबकि स्मॉल स्केल जो कुटीर उद्योग थे उनको इग्नोर किया गया, वो पीछे छूट गए। जब भिलाई स्टील प्लांट बना तो वह एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट का उदाहरण हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, जो कि किस में आता है? हैवी इंडस्ट्रीज़ में आता है। भिलाई स्टील प्लांट हैवी इंडस्ट्रीज़ में आता है। सरकार ने बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है, बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स बनवाई, पावर्स, डैम्स में लगाया, जिससे इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज बनी। यानी जो चीज़ें दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं वो बनी। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएंगे तो जो चीज़ें दूसरी चीज़ों में यूज़ आती है, कंपनीज़ में या फिर कहीं भी, वो चीज़ें हमने बनाई। प्राइवेट सेक्टर के लिए इनपुट जो है, जो पहले हम इनपुट लगाते हैं, कोई रॉ मटेरियल लगाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए वो इनपुट क्या हो गए? सस्ते हो गए, क्योंकि अब बाहर से नहीं आ रहे थे, हम अपने ही देश में बना रहे थे, तो वह सस्ते हो गए और उनकी चीज़ों की डिमांड भी बढ़ गई थी उन चीज़ों की। अगर गवर्नमेंट ने बिजली घर बना दिया तो प्राइवेट फैक्ट्री को अब सस्ती बिजली मिलेगी और वह ज़्यादा माल बना पाएगा अपना। तो ये था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लागू किया गया मार्केट प्रोटेक्शनिज्म के जरिए। किसको लागू किया गया था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, ताकि मार्केट का क्या हो? प्रोटेक्ट हो मार्केट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी फॉरेन चीज़ों पर अब बैन या भारी टैक्स, ताकि देश की कंपनियां हैं फ्लरिश कर पाए, मार्केट में उनको जगह मिल पाए। जैसे इससे घरेलू पूंजीपतियों, जो भारत में डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट हैं, उनको ही नहीं बल्कि भविष्य में फ़ायदा हो और भी चीज़ों को, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन की वजह से डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी। ये बात याद रखनी है। क्या था? हम पर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे, तो इसके वजह से जो डिमांड थी वह तो बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई नहीं हो पा रहा था, कम थी सप्लाई, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। तो ये रिस्ट्रिक्शंस के कारण था, हम पे प्रतिबंध थे। भारत में मारुति कार बनाने से पहले फॉरेन कारें जो है वो नहीं आती थी। इसका फ़ायदा देसी कंपनी को मिला बहुत ज़्यादा। चूंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में नेशनलिज्म और डेवलपमेंट को आधार बनाया था, कांग्रेस ने आज़ादी की जो ये लड़ाई थी इसमें नेशनलिज्म, राष्ट्रीय मतलब इसको नेशनलिज्म को और डेवलपमेंट, विकास को ही अपना आधार बनाया था, एक बेस बनाया था। इसीलिए वो आज़ादी के बाद सबसे पावरफुल पार्टी बन गई थी। 1951 की अगर हम बात करें और 1952 की अगर हम बात करें तो इसमें चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस कब कैसे जीती थी? 364 वोट्स से, सीटों से जीतती है, वॉन द इलेक्शन। उस समय सभी राजनीतिज्ञों में एक सहमति थी, क्या थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की, विकास की, देश हित में, जनहित की, ये सब उनके अंदर था, एक इंटरेस्ट था, नेशनल इंटरेस्ट सभी राजनीतिज्ञों में। स्टील पावर प्लांट्स, डैम्स का जो निर्माण करवाना, ये राष्ट्र निर्माण का प्रतीक कहा गया इसको, इन सब चीज़ों को। रीडिस्ट्रीब्यूशन एज अ पॉलिसी वॉज नॉट इनकरेज्ड, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी मतलब क्या होता है? धन का पुनर्वितरण, यानी अमीर से लेकर गरीब को देना, इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो रीडिस्ट्रीब्यूट करने से गरीबी बांटी जा सकती है, इससे
सेविंग्स घटती है, गरीबी बांटी जा सकती है और इससे जो सेविंग्स होती है वो क्या होती है, घटती है। तो क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अमीर से लेके गरीब को देने से क्या होता है, सेविंग्स बचत जो होती है वो घट जाती है। अगर अमीर से ज़्यादा टैक्स लेकर आप गरीबों में बांटेंगे तो निवेश नहीं करेगा कोई, तो अमीर है निवेश नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर अमीर ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये जो आप काम कर रहे हो, बड़े बड़े डैम बना रहे हो, ये सब कैसे करोगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो ज़रूरी था, इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ को पॉलिसी को ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिला था। विदेशी पूंजीपतियों और ज़मींदारों को इस नए विकास मॉडल से बाहर रखा गया था। ज़मींदारी व्यवस्था तो हटा दी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए गए थे। ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कड़े कदम नहीं उठाए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन बांटने का कानून ठीक से लागू नहीं हो सके उस समय, क्योंकि नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी और स्थानीय ज़मींदार नेता मिलकर उसे रोकते थे। जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो लोअर लेवल की, वो उसे रोकती थी, स्थानीय नेता रोकते थे। ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे इनको बहुत रोका गया। एक बहुत कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक बना। लैंड लॉज में बहुत बड़ी खामियां थी और ऊंची जाति के ज़मींदारों का क्या था, दबदबा रहता था। एक लैंड ऑनर्स जो थे वो बड़ी बड़ी जातियों से थे, तो एक उनका दबदबा रहता था इस चीज़ पर। नतीजा ये हुआ कि ऑनर्स ने खुद, जितने भी मालिक थे वो खुद को कल्टीवेटर्स दिखा दिया उन्होंने कि हम तो खेती करते हैं, ताकि ज़मीन अपने पास रखी जा सके। माने ये, यानी कह सकते हो बेनामी खेती करके बहुत ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन जो है बचा ली। वो अपने आप को कल्टीवेटर दिखाते थे कि हम तो कल्टीवेटर्स हैं, हमसे ज़मीनें मत छीनो, बेफिजूल में अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फिर पंचायत सिस्टम, पंचायती व्यवस्था, फिर क्या होता है, सामाजिक कानून आते हैं, लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रिजर्वेशन आती है, यानी आरक्षण लागू किए गए ताकि नीचे के वर्गों को क्या किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके, ऊपर उठाया जा सके नीचे के वर्गों को जो दरकिनार हैं। चलिए थोड़ा सा ना मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं, एक इवैल्यूएशन करते हैं हम क्या कि डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल का जो मतलब इस समय लागू किया गया था, जो हमने देखा, यानी अब देखेंगे कि क्या फ़ायदे हुए उसके, क्या कमियां थी और ओवरऑल सिस्टम कैसे चल रहा था, उसके गेन्स क्या थे, लॉस, प्रॉज एंड कॉन्स क्या थे, यानी कि व्हाट वर द मेजर गेन्स। फर्स्ट वी कैन मेंशन मैसिव स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी कि सबसे पहले इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में तेज़ी से ग्रोथ हुई थी पहले। यह इस योजना का एक बड़ा फ़ायदा था कि ये जो योजना लागू हुई थी इसका हमें बड़ा फ़ायदा मिला। पहले जहाँ कुछ ही फैक्ट्रियाँ थी, अब स्टील, पावर और फर्टिलाइज़र्स, मतलब उनके बड़े कारखाने बनने लगे थे। 1950 से 1964 के दशक में अगर हम बात करें, इन ईयर्स के अंदर अगर हम बात करें, तब तक मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से ग्रोथ हुई, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। लेकिन फिर 1970 के अंदर ये जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। फिर से एक नई उछाल तब आई जब सरकार ने ज़्यादा खर्च, यानी स्टेट एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। अब ज़्यादा खर्च करेगी सरकार तब और डेवलपमेंट तो होगा ही। वहीं एक जैसे कि हेवी इंडस्ट्रीज़ में फिर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। फिर आती है भेल, फिर एनटीपीसी, पीएसयू कंपनीज आती हैं, तो और एक्सपेंडिचर हुआ सरकार का इसमें। दूसरा बड़ा फायदा हुआ कि उद्योगों में बहुत प्रकार की चीज़ें बनने लगी, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनने लगी। पहले सिर्फ कपड़ा, चीनी, जूट बनता था, अब क्या है, कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स भी बहुत ज़्यादा बनने लगे थे। और दूसरी नई इंडस्ट्रीज़ भी शुरू हो गई थी। अब सिर्फ शुगर मिल होती है वही नहीं, बल्कि मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, केमिकल्स भी बनने लगे थे हमारे यहाँ। पहले तो सिर्फ कॉटन, कपास, शुगर, ये सब पटसन, ये सब मिलें होती थी, अब बहुत अलग बदल गया था। तीसरा बड़ा बदलाव क्या आया था, थर्ड मेजर चेंज क्या आया था, वो था भारत ने खुद के लिए अनाज पैदा करना सीख लिया, यानी सेल्फ सफिशिएंट। भारत अब जो है अनाज पैदा करने में क्या था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इसका बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। लेकिन लोगों की खाने की क्षमता, जो फूड कंजम्पशन था, वो अब भी कम था, उनके हिसाब से नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है हमने इस चीज़ पर
वो किया था, खुद की सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गेहूं और धान का आउटपुट बढ़ा, उस पर सभी को भरपेट खाना नहीं मिल पाया था उसके बाद भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि 1964 से 66 के अंदर अगर हम बात करें, जहां 12% फूड ग्रेन्स रिक्वायर्ड वाज इम्पोर्टेड, यानी कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 64 से 67 तक हमें 12% अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, हम बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे। सोचिए 12% अनाज का। अमेरिका से PL 480, सभी को याद है PL 480 के तहत जो है, उसके तहत भारत को गेहूं भेजा गया था। बहुत ही घटिया किस्म का गेहूं था। तो ऐसी हालत थी हमारी एक टाइम पे, अनाज नहीं था हमारे पास खाने को। अब बात करें बड़ी आलोचनाओं की, यानी क्रिटिसिज्म की, तो क्या है ये मेजर क्रिटिसिज्म? लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह फेल हो गए थे। जो ज़मीन सुधार कार्यक्रम वगैरह जो आए थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे। और महंगाई, मतलब और महंगी इंडस्ट्रीज़, यानी कि हाई कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ जो थी बन गई थी, जिससे आम आदमी का भला भी नहीं हुआ था। महंगी इंडस्ट्रीज़ बनी थी, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़, आम आदमी का कोई भला नहीं हुआ इससे। और ये था कि जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की नीति थी, यानी कि जो हम खुद बनाएंगे, बाहर से हम नहीं मंगवाएंगे, ये जो एक नीति थी, एक पॉलिसी थी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की नीति, वो भी आलोचना के घेरे में आ गई थी। क्योंकि इसमें जो है एक्सपोर्ट्स को लेकर निराशा, यानी पेसिमिज्म देखने को मिला, निराशावादी आउटलुक था इस चीज़ का। किसको लेकर? एक्सपोर्ट को लेकर। यानी हमने सोचा कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी हमने। हम एक्सपोर्ट, हमने सोचा हम क्या ही कर पाएंगे, हमारी तो हालत ख़राब है उस टाइम, तो हमने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो हमारी दयनीय दशा हो गई थी एक टाइम पर, बहुत ज़्यादा। जैसे नतीजा ये निकला इसका कि एक जटिल और बर्बादी भरा सिस्टम बना उस टाइम, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पाने के लिए घूस देना आम हो गया था उस टाइम। लाइसेंस के लिए घूसखोरी, करप्शन बहुत फैल गया था। लेकिन उस टाइम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो भले ही जो है वो सफल रही थी, यानी कि वो सफल थी, उसे आलोचना मिली कि वो एक एनर्जी इंटेंसिव यानी बिजली, केमिकल, मशीनों पर ज़्यादा निर्भर थी। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसे भी आलोचना मिली, अब उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ उस टाइम। लेबर को बहुत कम काम मिला, जो लेबर था, मजदूर था, उसको बहुत कम काम मिला, वर्क कम मिला। ड्राई लैंड फार्मिंग को बिल्कुल इग्नोर किया गया, जो सूखे क्षेत्रों में होती है ना, उसको बहुत इग्नोर किया गया था उस टाइम। गांव और शहर का जो आर्थिक फर्क था, यानी इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया यानी शहर और भारत यानी जो गांव, वो गहरा और हो गया था। हालांकि सरकार ने काफ़ी खर्च किया था, लेकिन फिर भी शहरों में फैक्ट्रियां बनी, गांवों में बेसिक चीज़ें भी नहीं पहुंची थी। तो इसी के नज़रिए में अगर देखा जाए, इसी क्लास के नज़रिए में अगर हम देखें, तो एक प्रणब वर्धन जो है, प्रणब वर्धन और सुदीप्ता कविराज, प्रणब वर्धन और सुदीप्ता कविराज ने, इनके मुताबिक एक डोमिनेंट कॉलिएशन, इन्होंने एक वर्ड दिया है डोमिनेंट कॉलिएशन का। ये क्या है? मतलब ऐसी बनी क्लास जिसमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट यानी उद्योगपति, कुछ ज़मींदार यानी कि होता है जो ज़मींदारी करते थे, लैंड ऑनर्स, और कुछ ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, और इन्हीं लोगों को विकास नीतियों का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। ये एक कोलिएशन बनती है, गठबंधन बनता है, जिसमें कौन कौन आता है? जिसमें इनके अनुसार आते हैं कुछ कैपिटलिस्ट क्लास, कुछ लैंड ओनिंग क्लास और कुछ ब्यूरोक्रेसी। इनका एक गठबंधन बनता है जो क्या कहलाया था? जो कहलाया था डोमिनेंट कोलिएशन। ये मिलकर जो है इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे जो आई थी। गरीब किसानों का उससे भला नहीं हुआ उस समय। सरकार की सब्सिडीज़ यानी अनुदान का फ़ायदा अमीर किसानों और उद्योगपतियों को मिला। ये जो सरकार, जैसे कि देखिए ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स जो थे वो अमीर किसान को सस्ते मिले, जबकि गरीब किसान को कुछ नहीं मिला उस समय। सरकार एक तरह से बीमार फैक्ट्रियों की अस्पताल बन गई थी। बीमार फैक्ट्रियों की क्या बन गई थी? अस्पताल बन गई थी। यानी मतलब
हर बंद होती फैक्ट्री को नेशनलाइज कर लिया उसने, राष्ट्रीयकृत कर लिया बंद होती फैक्ट्री को, ये कहकर कि मजदूरों की मदद करनी है। ऐसा कई प्राइवेट कंपनियां घाटे में थी, उन्हें सरकार ने खरीद लिया और चलाया। गवर्नमेंट उन्हें खरीद लेती है और चलाती है जैसे तैसे। जो पब्लिक सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स थे, जो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोग थे, जिनके पास ज्ञान की पूंजी थी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, वो भी करप्शन के सिस्टम का हिस्सा बन गए, क्योंकि सरकार का रोल रेगुलेटर जैसा था। एक तरह से बस वो निगरानी और रेगुलेट कर रही थी, एक्टिव रोल नहीं था उस टाइम। सरकारी ऑफिसर्स अप्रूवल्स में डिले करके घूस लेते थे, कोई चीज़ को अप्रूव करने में उसमें डिले करके, पहले पैसा दो फिर अप्रूव करेंगे कोई चीज़। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बौद्धिक जो था, वो भी क्या था, करप्ट हो गया था उस समय, करप्शन का शिकार हो गया था। अगर हम न्यायपूर्ण तरीके से देखें, जस्टिस के तौर पर, फेयरनेस के तौर पर देखा जाए, तो हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। किसके किसके बीच में? तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी रूरल वर्सेस अर्बन के बीच में, जो गांव है और शहरों के बीच में, कि भाई बैलेंस बना रहे। उद्योगपतियों और एग्रीकल्चरल लोगों के बीच में, जो इंडस्ट्रीज में हैं, जो उद्योगपति हैं उनके, और जो कृषि कर रहे हैं उनके बीच में। मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक हैं और जो आधुनिक हैं उनके बीच में, वर्सेस इनके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। जो सरकारें पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों के लिए भी योजनाएं लाई, जैसे ग्रामीण सड़क योजना और सिंचाई योजनाओं, गांवों में स्कूल बनवाना, ये सब, ये कोशिश सिर्फ विकास ग्रोथ की नहीं थी, बल्कि इक्विटी के आधार पर एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने की थी। यानी ऐसा मॉडल जो सिर्फ अमीर को नहीं बल्कि हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका दे, कोशिश थी। भारत में संसदीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं, जैसे संसद, जुडिशरी, न्यायपालिका, प्रेस, काफ़ी मजबूत और स्थिर थी। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल देखें तो 1952 में लगातार चुनाव होते रहे, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रहा, मीडिया सक्रिय रही थी इस समय, गरीब और पिछड़े वर्गों को भी राजनीतिक रूप से क्या है, जोड़ा गया था। यानी वो भी राजनीति में अब है, जो उस प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी सभी को वोट देने का हक, उसको समाज में उससे जुड़े लोग। फिर विकास पर चर्चा, डेवलपमेंट डिस्कोर्सेज हुए। अब सिर्फ अमीरों या ताकतवरों का कब्जा नहीं था, यानी विकास की बात सिर्फ कंपनियों या मंत्रियों तक नहीं थी, किसानों, मजदूरों और दलितों तक पहुंची थी वो बात, सब तक। हाँ, हम कह सकते हैं हकीकत में इनइक्वालिटी तो थी, असमानता तो थी, बिल्कुल थी, लेकिन उस दौर में एक नॉर्मेटिव यानी आदर्श सोच थी जो सबको बराबरी में लाना चाहती थी। भले ही अमीर और गरीब के बीच फर्क था, पर संविधान और योजनाएं बराबरी से बात कर रही थी, बराबरी की बात कर रही थी। भारत के जो शुरुआती वर्ग, एलीट थे, जो कैपिटलिस्ट रास्ते के मतलब बिना भी विकास हो सकता है ऐसा माना, यानी कि जब हम बिना वेस्टर्न कैपिटलिज्म के लोकतांत्रिक या समाजवादी मॉडल बना सकते हैं, उनके बिना, उसके नेहरूवियन सोच थी ये। तो इसमें भी बात की गई थी कि सर्टेन थिंग्स भी अचीवेबल हैं हमारे लिए, ज़रूरी नहीं है हम कैपिटलिस्ट होकर ही करें, नॉन कैपिटलिस्ट चीज़ पर भी चलकर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, 1967 से 1990 तक का जो पहले एक समझौता यानी कंसेंसस जो था, किसके बीच, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के नेचर के बीच, वो टूट गया जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच एक नया क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक बदलाव आया। क्या था ये गुणात्मक बदलाव, क्वालिटेटिव जो हम कह सकते हैं गैप और बदलाव नया? जैसे पहले पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक एक दूसरे के साथ बैलेंस में चल रही थी, पर अब उनका रिलेशन कॉम्प्लेक्स होने लगा, जटिल होने लगा बहुत ज़्यादा। इसके कारण जो है उनके बीच में गैप आया। जो समाज के बाहर के लोग थे, यानी कि बाहर के लोग, जैसे बैकवर्ड कास्ट कह दीजिए, समाज के उसको बाहर माना जाता था, उसके लोग जो दलित थे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो पहले चुप थे, एकदम शांत थे, उन्होंने अब अपनी पॉलिटिकल आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। जैसे कि डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा डीप हुई थी, वैसे ही कम्युनिटीज़ ने वोट के ज़रिए अपने हक मांगने शुरू कर दिए थे। अब जो ये कम्युनिटीज़ हैं, अब कहती हैं भाई हमें भी वोट चाहिए, अब हमें भी पॉलिटिकल स्टैंड लेना है अपना। नाउ स्टार्टेड मेकिंग इकोनॉमिक क्लेम्स। अब वो इकोनॉमिक क्लेम कर रहे थे। कैसे क्लेम? अब ये जो हाशिए पड़े समूह थे, ये मार्जिनलाइज्ड लोग सरकार से इकोनॉमिक डिमांड्स करने लगे, जैसे कि रोज़गार मिले, हमें शिक्षा मिले, और क्या, सब्सिडीज़ दो,
क्योंकि अब तक स्टेट ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच एक बैलेंस बना के रखा था, पर अब हम आ गए हैं, हमने हमारी आवाज़ उठाई है, अब हमें दो। ठीक है, स्टेट ने जो समझौता और संबंध यानी कि रिलेशन का काम किया, यानी मीडिएशन था, पहले मैंने बताया था ना, इकोनॉमी है, स्टेट है और मार्केट है, ये है लोग हैं, इनके बीच में क्या कर रहा है ये पॉलिटिक्स के बीच में एक स्टेट जो है क्या भूमिका निभा रहा है, मीडिएटर की, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। और वो लंबे समय तक उसने अपना रोल प्ले किया था, समय से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक के बीच में मीडिएशन करवाया, लेकिन एक समय के बाद जो है ये रिजल्ट्स निकले कि इससे पावर डायनेमिक्स हुआ और रिसोर्सेज एलोकेशंस दोनों बदले, बहुत ज़्यादा गतिशील हुए। लोगों की नाराज़गी, डिस्कॉर्ड इसीलिए बढ़ने लगे क्योंकि उसने जो वादे किए थे, उनसे जो वादे किए गए थे स्टेट के द्वारा, वो पूरे नहीं हुए। गरीबी जो थी 1957 के अंदर 34% थी, क्या कितनी थी, 34% गरीबी थी। लेकिन 1957 के अंदर जब हम बात करें 70 से 71 के दशकों में ये 57 हो गई। देखिए बढ़ गई, गरीबी बहुत बढ़ गई, 34 से कितनी हो गई, 57% हो गई थी। इससे ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ा गया था। मतलब ट्रस्ट डिफिसिट क्या होता है, आपने एक, आप है, सरकार पर लोगों का विश्वास है, पर वो घाटे में चला गया, डेफिसिट हो गया आपके ट्रस्ट का इस चीज़ से, जो इतनी गरीबी बढ़ी उसके वजह से। 1960 वॉज एविडेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड क्राइसिस। 1960 में हमें क्लियरली दिखा इकोनॉमिक क्राइसिस आए, बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा संकट था, फूड क्राइसिस। इंडिया इतना डिपेंडेंट हो गया इंपोर्ट पे कि हर रोज़ शिप से मतलब अनाज आता था, जो बाहर से शिप्स आती थी उनसे क्या था, अनाज आता था। इसीलिए कहा गया शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, यानी कि जैसे अमेरिका से PL 480 के तहत अनाज मंगाते थे हम, शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, ये ऐसा एक कोट है। इतना ज़्यादा मतलब अनाज आता था शिप के द्वारा। उसके बाद रुपये की वैल्यू घटा दी गई थी, डिवैल्यूएशन हुआ था वहाँ पर, डिवैल्यूएशन यानी कि रुपये की जो वैल्यू थी वो घटा दी गई थी। प्लानिंग प्रोसेस 3 साल के लिए रोक दी गई क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सब पे बुरा असर पड़ा, बहुत ज़्यादा। प्लानिंग प्रोसेस रोक दी गई थी 3 सालों के लिए। जैसे कामराज प्लान के बाद, जो एक कामराज प्लान आता है, उसके बाद जो नए लीडर्स आए, जैसे इंदिरा गांधी जैसे आए, उनके पास न तो पहले जैसा कैरिज्मा था, यानी कि एक होता है ना कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाला, ना तो कैरिज्मा था और ना ही लोगों को उतना विश्वास था उनके ऊपर। नेशनलिस्ट लीडर जैसे नेहरू की जगह नए नेता आए जिन्हें पब्लिक इजीली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। इंडियन पॉलिटिक्स अब रीजनल यानी कि राज्यों के हिसाब से और रूरल गांवों को केंद्रित मानकर होने लगी थी। कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगी उस समय, और बहुत ज़्यादा संगठनों में पहले जैसी यूनिटी नहीं थी और आइडियोलॉजी की मतलब स्ट्रांग नहीं थी। पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, अब उतना नहीं था स्ट्रांगनेस। योगेंद्र यादव, इनके वर्ड में हम अगर कहें, इनके हिसाब से इस टाइम सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ग हुआ। मतलब नए लोग, खासकर लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोग, वोट के जरिए पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी जगह बनाने के लिए आते हैं, एंटर करते हैं इस सरकमफेरेंस में, इस दायरे के अंदर नए लोग। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इंक्लूसिव होने लगा। इंक्लूसिव मतलब बहुत सारे लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में शामिल होने लगे थे, अंदर आने लगे थे, नीचे से उठकर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इंक्लूसिव बना। जाट, कामाज, कापू, यादव, ये रेड्डी जैसे मतलब जातियों का राइज हुआ था उस टाइम। ये राइज देखने को मिला इन जातियों का। ये लोग अब सिर्फ खेती नहीं, पॉलिटिक्स में भी मतलब अपनाने लगे थे, पॉलिटिक्स को भी उसमें आने लगे थे ये लोग। सिर्फ अब एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं थे ये लोग। पहले कांग्रेस में थे पर बाद में ओपोजिशन में चले गए थे और नई पार्टियां बनाई इन्होंने भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में मतलब जो राइट्स मैनेज था वो मांगने शुरू कर दिए थे कि हमें अब पॉलिटिक्स राइट भी दो, इकोनॉमिक राइट्स भी दो। ये जो लोग थे, एक वक्त के बाद बहुत ज़्यादा ओरिजिन होता है इनका एक तरह से।
सरकार ने इसका जवाब दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में। खेती में मॉडर्न टेक्निक्स, इरिगेशन और हाइब्रिड सीड्स लेकर आए गए सरकार के द्वारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ अच्छे रिसोर्सेज वाले फार्मर्स को फ़ायदा मिला, जो बहुत अच्छा उनके पास संसाधन था उन्हीं को फ़ायदा मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स में फ़ायदा मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशन से। लैंड रिफॉर्म्स जैसे पॉलिसीज़ कुछ स्टेट्स में ही थोड़ा सक्सेसफुल हुई थी, जैसे केरला लैंड रिफॉर्म्स, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इन सब एरियाज़ में ही जो है ये सक्सेसफुल हुई। लेकिन बाकी जगह इसे एक्टिवली परस्यू नहीं किया गया। पॉवर्टी एलिविएशन, यानी पॉवर्टी का जो एलिविएशन था, गरीबी का, उसके लिए नए प्रोग्राम आए, जैसे DPAP और द्वारका, DPAP एंड द्वारका वगैरह आए। ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। जब कंक्रीट प्लानिंग नहीं हुई थी तब इंदिरा गांधी ने पॉपुलिस्ट यानी लोकप्रियता बढ़ाने वाले स्लोगन्स दिए, जैसे गरीबी हटाओ। ऐसे स्लोगन्स कौन दिए? इंदिरा गांधी ने पॉपुलिस्ट, लोक लुभावनवादी टाइप के स्लोगनरीज दिए थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसमें था, जैसे गरीबी हटाओ, ऐसे स्लोगन्स दिए। बैंक्स का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्सेस का अबॉलिशन। अब जो प्रीवी पर्सेस यानी जो पहले राजा महाराजाओं को दिया जा रहा था, उसको हटाओ, ये फालतू का खर्चा क्यों करना, उनको क्यों देना। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्लोगन्स पर पॉलिसीज़ में एकदम था, लेकिन डेप्थ में काम नहीं था। ये सिर्फ एट्रैक्शन के लिए था कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं वापस। रियल में कुछ काम नहीं हो रहा था इसमें, ऐसा था। रिच पीजेंट्स जो थे, जो बहुत पैसे वाले फार्मर्स क्लास थी, उनको रूलिंग कॉलिनिएशन में शामिल कर लिया गया था, यानी गठबंधनों में शामिल कर लिया गया था उस समय। मेजॉरिटी के नाम पर अथॉरिटेरियनिज्म आ गया था। यहाँ पे मेजॉरिटी होता है एक, तो अब मेजॉरिटी में तो बहुत लोगों का मत होता है। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? यानी कि कुछ लोग अराजकता से शासन करने लगे थे उस समय, अथॉरिटी अपनी चला रहे थे। इसका क्लाइमेक्स क्या था? 1975 से 77, सबको पता है क्लाइमेक्स था ये। एक अराजकता, डिक्टेटरशिप आ गई थी इंडिया के अंदर, तानाशाही सिस्टम हो गया था पूरा, अथॉरिटेरियनिज्म लग गया था। इमरजेंसी में डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। इमरजेंसी लगाने का एक कारण था कि रूलिंग क्लास का कॉलिएशन जो था, गठबंधन था, उसमें यूनिटी नहीं थी। क्यों लगी थी? जो सत्ता मतलब थी सेंटर पे, रूलिंग क्लास जो थी वो खुद में स्थिर नहीं थी, इसीलिए लगाना पड़ा था। इमरजेंसी का एक कारण ये भी था, जो गठबंधन था वो स्थिर नहीं था, उसमें यूनिटी नहीं थी। जो पीजेंट क्लास, जो बहुत पैसे वाली पीजेंट क्लास थी, और जो ब्यूरोक्रेसी के बीच क्लैश बढ़ने लगे थे, जो ज़मींदार थे वगैरह, उनके बीच में, और जो अफसरशाही है उसके बीच में क्या था, बहुत विवाद होने लगे थे। सिस्टम में चेक्स और बैलेंस कम हो गए थे, चेक्स और बैलेंस की बहुत कमी आ गई थी सिस्टम्स के अंदर। इससे क्या होता है? लेकिन जनता पार्टी की जीत ने दिखाया कि पब्लिक अवेयर थी। जनता पार्टी जब जीतती है तब ये दिखाया गया था कि पब्लिक जो थी वो बहुत ज़्यादा अवेयर थी, और उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया। पर जनता पार्टी की गवर्नमेंट ज़्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि उनमें भी जो है यूनिटी की कमी थी, बहुत यूनिटी की क्या थी? कमी थी। जनता पार्टी में भी फेलियर हुआ उनका फिर वहाँ। तो द रिटर्न ऑफ अ मच, यानी कि ये जो रिटर्न था इंदिरा गांधी का, वापस रिटर्न आना, उससे वो पावर में आती हैं। लेकिन अब क्या है, वो इनसिक्योर थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी इंदिरा गांधी, क्योंकि एक बार हार चुकी थी, तो इनसिक्योरिटी तो थी। फिर भी पॉपुलिज्म, लोक लुभावन के लिए पैट्रोनेज पॉलिटिक्स लेकर आई, जैसे फ्री इनपुट सब्सिडीज़ देना बहुत ज़्यादा, और अलग अलग तरीके से ये सब शुरू हो गए थे। पब्लिक सेक्टर सीक फर्म्स को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इकोनॉमिक्स प्रेशर बढ़ गया था। जो पब्लिक सेक्टर के जो फर्म्स थे उनको रेस्क्यू वापस किया गया, वापस से उनको, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर था बहुत ज़्यादा उस टाइम हमारे ऊपर। रोज़गार बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स शुरू किए गए थे उस समय, जैसे कि ये कुछ स्कीम्स थे, IRDP, NREP,
ये सब स्कीम्स थे, पर इनमें ट्रांसपेरेंसी और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं था, यानी कि पारदर्शी नहीं थे ये सब स्कीम्स और लागू इनको ढंग से नहीं किया गया। दीपक नैयर कहते हैं कि अब डेमोक्रेसी और इकोनॉमी का इंटरेक्शन कम होने लगा था। अब जो डेमोक्रेसी है और इकोनॉमी ये आपस में जो इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, अलग अलग दिख रही हैं। एक होता है ना पहले, एक तो बहुत अच्छे से वो करना, इंटरेक्शन करना, वो अब नहीं था। ये दीपक नैयर ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा लिखते हैं। इलेक्शंस में पैसा और मसल पावर का एंट्री हो गया था, यानी कि अब जो इलेक्शन है वहाँ पे क्या चल रहा था, पैसा चल रहा, पैसा दो वोट लो, और मसल पावर यानी शक्ति दिखा के पैसा लेना। रजनी कोठारी ने इसे वोट कॉन्ट्रैक्टर कहा है। वोट कॉन्ट्रैक्टर किसने कहा है? रजनी कोठारी ने कहा है। कोल्ड इट वोट कॉन्ट्रैक्टर, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पैसे वाले लोग वोट के लिए लोगों को जो है ना सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी सूटकेस पॉलिटिक्स का ज़माना था वो, पैसा दो वोट लो, सूटकेस पॉलिटिक्स का ज़माना था। ये उस टाइम की सिचुएशन थी। और कास्ट, जाति और धर्म अब पॉलिटिक्स में हम कहते हैं ना एक मुद्दा बन गया था। कास्ट, जाति, धर्म, एथनिसिटी, ये सब पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गए थे। जैसे कॉलोनियल रूल में अलग अलग जातियों को पहचान दी गई थी ना, वैसे ही ट्रेंड फिर से दिखाई देने लगा था उस टाइम। तो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल लेगेसी यानी ब्रिटिश एरा का इफेक्ट अब तक रहा। कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने डेमोक्रेसी को क्या किया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था, बहुत ज़्यादा। फिर एक ईयर आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया में 1991 से अभी तक अगर हम देखें, 1990 के बाद से लेकर अभी तक ऑनवर्ड्स चल रहा है ये वाला ईयर। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या सिचुएशंस थी, वो समझना ज़रूरी है। देखिए 1991 के बाद क्या हुआ था, भारत जो था वो उस एक वहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसेंसस थी, यानी कि उस आम सहमति से, कंसेंसस से दूर होता चला गया था भारत। जो पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल यानी डेमोक्रेसी की जो नेचर था उससे दूर हो गया था बहुत। यानी हम कह सकते हैं आर्थिक विकास और लोकतंत्र की प्रकृति जो थी पहले, अब भारत उस चीज़ से दूर हो गया। पहले जैसा एक मत यूनिफाइड विज़न था, अब नहीं रहा था वैसा। अब यूनिफाइड विज़न की कमी थी हमारे यहाँ, यूनिफाइड विज़न नहीं था। और ना ही विकास की रणनीति को लेकर, ना लोकतंत्र के स्वरूप को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा पहले था। जैसे पहले नेहरू के दौर में लॉन्ग टर्म पर फोकस किया जाता था, सोचा जाता था, योजनाएं बनाई जाती थी। अब ऐसा नहीं था। अब हर सरकार अपनी अलग दिशा होती थी, अब हर सरकार की अपनी अलग पॉलिसीज़ होती थी। नेहरू जैसा दीर्घकालीन विज़न अब हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ में बदल गया था। पहले जो लॉन्ग टर्म विज़न था वो किस में बदल गया था, शॉर्ट टर्म के विज़न में बदल गया था। और इसी टर्म में बहुत सारी नई हम कह सकते हैं आर्थिक नीति आई, जैसे लिबरलाइजेशन आया इंडिया के अंदर, उसके बाद जो उदारीकरण कहलाता है, और साथ ही आइडेंटिटी बेस्ड एम्पावरमेंट मतलब आइडेंटिटी बेस्ड एम्पावरमेंट, यानी कि वो ऐसा लगने लगा कि आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को अलग अलग दिशाओं में खींच रही है ये चीज़ें। जैसे एक तरफा लिबरलाइजेशन यानी अमीर से और अमीर होते जा रहे थे, अमीर जो लोग थे वो और अमीर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ राजनीति में पिछड़े वर्ग है वो सशक्त हो रहे थे। एक दूसरे की तरफ ताना खींचा जा रहा था, ऐसा लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय राज्य जो इंडियन स्टेट यानी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के माध्यम से एक तरह से मध्यस्थ बनने को लिए तैयार नहीं था उस समय, मीडिएटर नहीं था वो कि वो कन्फ्लिक्ट सुलझा सके लोगों के। पहले सरकार बाजार और समाज के बीच में बैलेंस तो बनाती थी, अब वह भूमिका भी बहुत कम हो गई थी सरकार की। अब वो एक तरह से मध्यस्थ यानी मीडिएटर का रोल भी जो है नहीं निभा पा रहा था उस टाइम। फिर सवाल ये उठता है कि एट द जंक्चर इट वुड बी, फिर सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है क्योंकि छोटे यानी माइनर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, देखने को मिल रहे थे बहुत ज़्यादा, के बाद ही जो है भारत इतना बड़ा बदलाव कर दिया, यानी प्लानिंग मॉडल लेकर आया को छोड़कर उदारीकरण लिबरलाइजेशन की ओर चला गया। और वो भी तब जब दशकों तक गरीबी के बावजूद भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है वो चलता रहा था भारत का। यानी भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल, जिसमें कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट का मिक्सचर हो।
और फिर यह भी अजीब था कि नरसिंह राव, जो नरसिंह राव थे, नरसिम्हा राव जिसे कहा जाता है, नरसिंह राव, मतलब माइनॉरिटी गवर्नमेंट में इतना बड़ा और स्थायी नीति परिवर्तन कैसे कर सकी। उनके पास बहुत माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी उस टाइम, जबकि राजीव गांधी जैसे बहुमत वाली सरकारें भी ऐसा नहीं कर पाई थी। राजीव गांधी के पास तो बहुत ज़्यादा बहुमत था, यानी मेजॉरिटी थी, और नरसिम्हा राव के पास बहुत माइनॉरिटी थी, फिर भी उन्होंने इतने चेंज लेके आए थे उस टाइम। कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ ये सब चीज़ें, यही क्वेश्चंस उठते हैं। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि बदलाव किसी रणनीति का नहीं, बल्कि तुरंत आर्थिक संकट से निपटने की मजबूरी का नतीजा था, यानी क्राइसिस ड्रिवन रिफॉर्म, कि हमें तुरंत निपटना है उस क्राइसिस से, तुरंत उस क्राइसिस से हमें ऊपर उठना है, इसका नतीजा था बदलाव। आर्थिक मामलों में अगर हम बात करें तो आर्थिक मामलों के जो विशेषज्ञ, जैसे हम कह सकते हैं जयति घोष एक, और प्रणब वर्धन जो थे, जयति घोष, प्रणब वर्धन, अमित बहादुरी, ये जो लोग आदि कहते हैं कि ये बदलाव किसी दीर्घकालिक योजना के तहत नहीं, यानी कोई बहुत बड़ी योजना के तहत नहीं हुआ, कंपल्शन, बल्कि तत्कालिक संकट से निपटने के कारण आया था ये बदलाव। उस समय जो तत्कालिक, कंटेम्प्रेरी, उस समय का जो करंट पीरियड चल रहा था, उससे निपटने के लिए स्ट्रैटेजी ड्रिवन चेंज आया था, ये पॉलिसीज वगैरह, क्राइसिस ड्रिवन, क्राइसिस से हमें उठना था। जो ये सब फैक्टर थे ना, जैसे कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में क्या था, साम्यवाद का पतन हो गया था उस समय, कम्युनिस्ट टाइप का कोलैप्स हो गया था, साम्यवाद का पतन हो गया था उस समय, और ये भारत के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी थे, फ्रेंड थे। कौन से? ट्रेडिंग पार्टनर थे भारत के ये सब, जिनका कोलैप्स हो गया। अब क्या था, हमारा व्यापार भी उस समय ठप हो गया था। राजीव गांधी सरकार ने जो शॉर्ट टर्म लोन लिए थे, मतलब एक कम समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं, वो जो लिए थे, वो चुकाने में अब दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े हमारे, हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे उस समय। कैपिटल गुड्स सेक्टर के निर्यात जो थे वो विफल हो रहे थे, हमारे कैपिटल गुड्स के जो सेक्टर थे उनके निर्यात वो मतलब आ नहीं रहा था वहाँ से, उसके इम्पोर्ट भी विफल हो रहे थे। मतलब बहुत तरीके से हम कह सकते हैं। गल्फ में क्या था, गल्फ में एक और चीज़ हुई थी, जहाँ पे खाड़ी जिसे कहते हैं, खाड़ी प्रदेश, खाड़ी प्रदेशों में क्या था, गल्फ एरिया में वहाँ युद्ध हो गया, और उस युद्ध के बाद जो थी ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें भी बढ़ गई, और वहीं से जो प्रवासी भारतीय पैसा भेजते थे वो भी घट गए, वहाँ के जो लोग थे भारत में पैसा भेजते थे वो भी घट गए। मंडल कमीशन, अब इस समय जो है एक मंडल कमीशन, वो क्या है, और राम मंदिर विवाद के कारण जो प्रवासी भारतीयों का भारत से भरोसा उठ गया था, जो भारत के जो प्रवासी भारतीय थे ना, उनका भारत से भरोसा उठ गया था। मंडल कमीशन आया, और क्या आया, राम मंदिर विवाद हुआ था उस समय, तो इस कंट्रोवर्सी से बाहर के लोगों का भरोसा उठ गया था, भारतीय प्रवासियों का, उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया। इसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल फ्लाइट, किसे कहा जाता है, कैपिटल फ्लाइट कहा जाता है इसे। ओके, फिर हम देखते हैं लोक लुभावन, पॉपुलिज्म जिसे कहा जाता है, पॉपुलिज्म। लोक लुभावन के चलते सरकार का खर्चा बढ़ा, लेकिन टैक्स नहीं वसूले जा सके, क्योंकि भाई लोगों को तो पॉपुलर होना था उस टाइम, तो सरकार का खर्चा बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा। डायरेक्ट टैक्सेस घटाए गए, जो डायरेक्ट टैक्सेस लिए जाने वाले थे वो घटाए गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ भी नहीं पाए, न डायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया भी नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF जो हमें पैसे देती हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने के बदले शर्तें लगा दी। अब वो कर्जा भी नहीं दे रहे थे हमें, यानी कि लोन नहीं दे रहे थे, उसके बदले अपनी कुछ कंडीशंस रखते थे वो, कि बाज़ार खोलो, वो कहते थे निजीकरण करो, प्राइवेटाइजेशन करो। IMF और वर्ल्ड बैंक क्या शर्तें रखते थे कि अब आप अपने देश में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करो, सरकार का रोल घटाओ, मतलब मिनिमाइल करो, सरकार का रोल को कम करो, और क्या कहते थे, बाज़ार को खोलो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड बनो अपने आप में, ये कहा जाता। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ था, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों को
पहले ही जो है लिबरलाइजेशन की और धकेला गया था, एक तरह से धक्का दिया गया था उन्हें कि आप लिबरलाइजेशन बनो, ये IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड ऑल कि जाइए लिबरलाइज्ड कंट्री बनिए। अब भारत को भी एशियाई जो है यानी एशियाई टाइगर्स जैसे सिंगापुर, कोरिया की कहानियां दिखाकर वही रास्ता अपनाने को कहा जा रहा था। अब एकदम भारत को भी उसी चीज़ में कि भाई और ज़्यादा कैपिटलिस्ट बनो, मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट लेकर आओ अपना। यहाँ अब नियो लिबरलिज्म का राइज होने लगा था, यानी कि पूरी दुनिया में नव उदारवाद को मतलब गुड शासन यानी गुड गवर्नेंस के रूप में देखा जाने लगा था कि नव उदारवाद क्या है, एक अच्छा गुड गवर्नेंस का मॉडल मान लिया गया था पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब कम राज्य हो यानी मिनिमल स्टेट होना चाहिए, ज़्यादा बाजार होना चाहिए यानी मार्केट ज़्यादा होना चाहिए, मोर। सरकार का रोल सिर्फ रेगुलेशन तक सीमित रहे कि ठीक है वो थोड़ा रेगुलेट कर रही है, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। अब यह जो है ना, इसका रीज़न क्या दिया गया कि राज्य की भूमिका कम कर दी जाए तो क्या होगा, आर्थिक विकास क्या होगा, तेज़ी से बढ़ेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगर आपको स्टेट आपके मामलों में हस्तक्षेप, पंचायत नहीं करेगा तब। ऐसा इसका वो दिया गया, तर्क दिया गया, लॉजिक दिया गया। यानी कम कर दो स्टेट की भूमिका को, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी आएगी, इससे आपकी फिस्कल डिसिप्लिन आएगा और सिस्टम एफिशिएंट होगा, ये बातें की गई थी। अब एक सवाल उठता है कि क्या भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ्यूचर है, क्वेश्चन मार्क। क्या भारत में इकोनॉमिक फ्यूचर का रिफॉर्म्स मतलब फ्यूचर है, आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं? तो ये सवाल उठा था 1991 के अंदर। कब उठा था? 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। तो क्या वो फ्यूचर में भी चलेंगे, ऐसे ही रिफॉर्म्स आते रहेंगे आर्थिक? क्या फ्यूचर में भी ऐसे ही रिफॉर्म्स आएंगे, या वो सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन थे उस क्राइसिस के दौरान जब हमने वो क्राइसिस फेस की थी, आर्थिक संकट तब तक था, या ऐसे ही चलते रहेंगे, ये सुधार ऐसे ही आते रहेंगे? वो एक सवाल उठा कि व्हाट आर द इट्स इम्प्लीकेशंस, यानी कि इसका डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में क्या असर पड़ेगा अगर ऐसे ही आते रहेंगे। तो यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर सिर्फ पैसा कमाने तक नहीं होता, ये डिसाइड करता है कि डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है और आम आदमी का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसमें कोलिएशन सरकारें और बार बार इलेक्शंस हो रहे थे, उस वजह से पॉलिटिक्स सिर्फ छोटी सोच वाली हो गई थी। यानी जो नेतागिरी सिर्फ ये सोच के चल रही है कि अगले इलेक्शन तक कैसे वोट जीत लें बस, ना कि देश के फ्यूचर को बनाएं, ऐसा नहीं था उस टाइम। सिर्फ तक कैसे अगले इलेक्शंस में टिक पाएं। सरकार लोगों को खुश रखने के चक्कर में इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने वाले जो डिसीजंस लेने से बचती थी, टफ जिसे हम कहते हैं ना, टफ डिसीजंस लेने से बचती थी जो कि बहुत हार्ड होते थे, जैसे पेट्रोल महंगा करना या सब्सिडीज़ हटाना। ये अनपॉपुलर डिसीजन लेने से डर लगता था कि लोग वोट नहीं देंगे तो क्या होगा हमारा, ऐसे। इसीलिए अब हर जगह सिर्फ वोट के लिए पॉपुलर योजनाएं बनाई जा रही थी, खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे, जैसे फ्री राशन दिया जा रहा था लोगों को, और लैपटॉप, बिजली, वोट्स, सब वोट्स के लिए दिया जा रहा था, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, वोट के लिए दिया जा रहा था इतना सब कुछ। क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो एवरेज टेन्योर था वो 3 ईयर्स से भी कम होता था उस समय, 3 साल से भी कम। वो सोचता है कि मुझे अगले इलेक्शन से पहले लोगों को इम्प्रेस करना है, लंबी प्लानिंग का टाइम ही नहीं मिलता था, 3 साल बस, लॉन्ग टर्म के लिए वो टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसीलिए अब पहले जैसी दूर की सोच, यानी लॉन्ग टर्म, जो दूर की सोच करके लॉन्ग टर्म करके ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं दिख रही, यानी जैसे नेहरू के समय दिखी थी, 5 ईयर प्लान्स दिख रहे थे हमें उस समय। अब सिर्फ 6 महीने की सोच है, वोट बैंक पे फोकस करो बस, इतना था उस समय। डेमोक्रेसी में सब एक सोच पे नहीं चल रहे थे, कंसेंसस खत्म हो गए थे। पहले सब पार्टीज कुछ बड़ी पॉलिसीज़ ने कुछ बड़ी पॉलिसीज़ होती तो सब पार्टीज़ एक हो जाती उसमें, अच्छी पॉलिसीज़ में। लेकिन अब सब अपनी अपनी अलग डायरेक्शंस में चल रहे थे, अब किसी और ही दिशा में चल रहे थे लोग। तो ये जो करप्ट एंड इनएफिशिएंट स्टेट जो था उस समय का,
बहुत ज़्यादा करप्ट और इनएफिशिएंट स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स इनकम्प्लीट टू कैरी आउट द रिफॉर्म्स। स्टेट लेवल की ब्यूरोक्रेसी असफल, हम कहते हैं ना असफल लोग, करप्ट और बहुत ज़्यादा शो होते, रिफॉर्म्स जो है वो सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल, एक टेबल से दूसरे टेबल तक जा रही थी, बस घूम रही थी, काम नहीं हो रहा था। पैट्रोनेज, करप्शन एंड नेपोटिज्म कंटिन्यू था, यानी कि भाई भतीजावाद, ब्राइब ले रहे थे लोग, सिफारिश जैसे काम पर अभी भी जो है फुल फॉर्म में, एकदम मस्त फॉर्म में चल रहा था। अब अपने लोगों को जॉब देना, पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट देना, सब चलता था उस समय। ये जो नेचर था इन्वेस्ट, यानी देश में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ज़्यादातर सिर्फ दिखावा वाली चीज़ों में लग रहा है, जैसे टीवी, मोबाइल, मॉल, ये सब में। एग्रीकल्चर या फैक्ट्री वाला इन्वेस्टमेंट क्या था भाई, ज़ीरो, कम था उस समय, एकदम बहुत। तो जिसमें तुरंत पैसा मिले, बस वही सेक्टर्स में पैसा लग रहा था, जिसमें जैसे तुरंत पैसा मिलता है ना। अब कोई चीज़ बिल्डिंग बनानी है, उसमें तो लॉन्ग टर्म है, टाइम लगेगा बनने में, तो पैसा कब तक जनरेट होगा पूरी कंप्लीट, इतना वेट किसको, सबको जल्दी पैसा चाहिए था ना उस समय। तो इकोनॉमिस्ट प्रभात पाटनिक आर्ग्यू करते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि ज़्यादा पैसा यानी हॉट मनी, ज़्यादा पैसा हॉट मनी है, मतलब बस तुरंत प्रॉफिट कमाने आया है, कभी भी निकल सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, पैसा बना, फिर निकल गया, देश के फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं किया उसने, वैसा हॉट मनी। जो अमीर राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वो और रिच हो रहे थे। जो पहले से अमीर स्टेट थे वो और ज़्यादा रिच हो रहे थे, अमीर हो रहे थे। और जो गरीब राज्य हैं जैसे बिहार, यूपी, ये पीछे जा रहे थे। ये फेडरल सिस्टम के लिए क्या था, एक खतरा था, जिसमें सब स्टेट्स को बराबर सपोर्ट मिलना चाहिए। वहीं कुछ स्टेट जो पहले से बहुत अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और कुछ जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। अमीर स्टेट्स में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए नए इन्वेस्टर्स जाके वहीं पे है ना अपनी इंडस्ट्री लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। गरीब स्टेट्स का जो काम था वो उनको कोई देख ही नहीं रहा था। यानी जैसे कि आईटी सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर कंपनीज बेंगलोर जाती हैं, बिहार में कौन जाता है, कोई नहीं जाता। ये था रीज़न। अलग अलग रीजन्स में अपने राइट्स और आइडेंटिटी को लेकर मूवमेंट्स जो थे, आंदोलन जो थे वो बढ़ रहे थे। इसे कहते हैं रीजनलिज्म, कहते हैं इसे, यानी क्षेत्रवाद। ये क्या है, जैसे हर रीजन चाहता है कि उनको क्या है, अलग स्टेट बना दिया जाए, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए। ये था उस समय। आजकल लोग अलग स्टेट इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी उन तक पहुंच नहीं रही, इसलिए हमें अलग स्टेट की डिमांड है। जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड अलग इसीलिए बने क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका विकास नहीं हो रहा है। इन स्टेट्स को ऐसा लगता था कि इनका विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको अलग कर दिया जाए। अब हम कह सकते हैं बोली भाषा के बेस पर, जहाँ बोली भाषा बोली जाती है उसके बेस पर भी नए स्टेट अपना डिमांड करने लगे, मांगे जा रहे थे कि हमें नए स्टेट दो। यूपी में बुंदेलखंड और जो रोहिलखंड है वो भी कह रहा है कि हमें अलग से यूपी से अलग करो, बुंदेलखंड और रोहिलखंड। तो हर छोटी आइडेंटिटी अपना हक मांग रही है उस समय। ये उस समय की सिचुएशन ये है। फिर इसी टाइम अब जो नए इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन जो था वो बढ़ गया था। इस वजह से ये डिमांड्स और तेज हो सकती थी, क्योंकि लोग देखते हैं कि हमारे एरिया में कुछ नहीं हो रहा और दूसरे एरिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो इससे तो सरकार अब हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जैसे सोशल सेक्टर्स पे अपना हाथ जो है खींच रही थी वापस, कि बहुत हो गया डेवलपमेंट, अब अपना हाथ खींच रही थी। तो क्या था उससे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान था गरीबों का ही। अमीर तो अमीर थे, यहाँ दिक्कत किसको थी, सरकार के वापस हाथ खींचने पर गरीबों को, क्योंकि एकमात्र सरकार थी उस टाइम जो उनका सोच रही थी वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा। जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज हो रहे थे उस टाइम, गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह जो भी है। वेलफेयर स्टेट, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वेलफेयरिज्म और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी सबका भला, ये आइडिया अब डाउट में आ गया था कि क्या कर रही है वास्तव में सरकार सबका भला। सरकार अब ये कह रही है पैसा है तो ले लो एडमिशन, नहीं तो खुद देख लो, अपना काम करो। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, बजट, यानी बजट बचाने के नाम पे कि हम बजट बचा रहे हैं थोड़ा बहुत, फिस्कल ये कर रहे हैं डिसिप्लिन। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन में क्या है, कम पैसा लगाया जा रहा है इस समय। जो ये फिस्कल डिसिप्लिन को नाम देके
अब इन सेक्टर्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उनमें कम पैसा लगाया जा रहा था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज काम वाले लोगों की चिंता नहीं कर रही थी, खासकर जो प्राइवेट और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनकी नहीं कर रही थी कि क्या होगा। यानी डेली वेज मजदूर या कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स के राइट्स किसी की परवाह नहीं थी उनको, उन लोगों को नहीं, इन लोगों की किसी को परवाह नहीं थी। ये जो डेली वेजेस जिनको मिलते थे उनके काम की किसी को परवाह नहीं थी। राज्य भी प्राइवेट कंपनी को अट्रैक्ट करने के चक्कर में मजदूरों के अधिकार इग्नोर कर रहे थे। जैसे काम जो है 12 घंटे का, बिना प्रॉपर सैलरी, बिना सेफ्टी, बस काम काम काम, मतलब बट कोई कुछ नहीं बोलता उस समय। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल बनाने में और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पब्लिक माइंडसेट और कल्चर वैल्यूज। गांधी जी के विचार जो अब भी लोग मानते हैं वो मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट है। जो गांधी जी के विचार है वो मार्केट इकोनॉमी की क्या है, अगेंस्ट है। यानी गांधी जी ग्रुप और समुदाय के फायदे की बात करते हैं। कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसका भला कैसे हो, इसकी बात गांधी जी करते हैं। ग्रुप और समुदाय के भले की बात करते हैं वो, ना कि इंडिविजुअल के प्रॉफिट की। इंडिविजुअल के प्रॉफिट की तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तो बात नहीं की गांधी जी ने कभी। गांधी जी कहते थे कि पैसा कमाने में गोल नहीं होना चाहिए आपका कोई, इसीलिए अभी भी कुछ लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फुल्ली सपोर्ट नहीं करते थे। नई पॉलिटिकल पार्टीज भी रिफॉर्म्स को अपोज करती ही थी और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी इसमें मतलब जो थी वो बाधा थी। यानी हर कोई चाहता था कि लोगों को खुश रखा जाए, चाहे उसे कंट्री का लॉस ही क्यों ना हो रहा हो उस समय, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। इसीलिए जो न्यू लिबरल डेवलपमेंट मॉडल है यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कैसे सवाल कि क्या ये मॉडल सिर्फ कुछ लोगों की अमीर बना रहा है, कुछ लोगों को अमीर बना रहा है, या सबका विकास भी कर रहा है ये मॉडल। ऐसे सवाल उठे। जैसे लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, लॉन्ग टर्म के लिए, भावी पीढ़ी तक विकास होता रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। नए मूवमेंट्स भी उठ रहे हैं जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, ट्राइबल राइट्स मूवमेंट्स, ये सब पूछ रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं सरकार से। अब हम देखते हैं समरी इस यूनिट की क्या है। एक तरह से सार रूप में हमने पूरी यूनिट को स्टडी किया एकदम डिटेल, लाइन टू लाइन। मतलब यह है कि जनता का जो डायरेक्ट रोल नहीं था, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से लेके नीचे तक की अप्रोच से बने, जैसे जमींदारी का उन्मूलन, हिंदू कोड बिल आदि, ये सब हमने देखा। डायरेक्ट रोल नहीं था इसमें जनता का। यानी मतलब अब जो फिर मतलब ये जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी, सभी ने कहीं ना कहीं नैतिक सहमति बनाई थी कि हम नए भारत को, हमें न्याय चाहिए। ऐसा इनका क्रियान्वयन लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही होना था। यानी सुधार जो है तानाशाही से नहीं बल्कि संविधान और संसद जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों के जरिए होना चाहिए था, अगर डेवलपमेंट होना था तो। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र का विचार राज्यों के प्रयासों, जैसे वेलफेयर, सेक्युलरिज्म, ये सब बातें थी, वेलफेयर की, सेक्युलरिज्म की, डेवलपमेंट की। यानी अगर कोई योजना बने उसमें लोक कल्याण, धर्मनिरपेक्षता और सबका विकास होना चाहिए, सिर्फ अमीरों का नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में हमेशा कई धर्म, जातियां, भाषाएं रही हैं और इन्हीं को स्वीकारना लोकतंत्र के लिए फायदेमंद रहा है। संविधान ने विविधताओं को पहचान कर उनके मुद्दों को सहमति मतलब समाहित किया, इंक्लूजन किया उन सभी का, सभी को एक करने की कोशिश की ताकि समावेशी विकास हो सके, सबका एक साथ विकास हो सके, ऐसा हमारा गोल रहा है। जैसे अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया हमने, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया। ये चुनौतियां सिर्फ आर्थिक नहीं थी, सामाजिक और राजनीतिक और नैतिक भी थी, मोरल भी थी ये हमारे लिए, ये बहुत चैलेंजेस थे। जाति धर्म की पहचान ने लोकतंत्र की मूल भावना जो होती है ना, उसको मतलब बहुत बहुत अलग तरीके से मोड़ दिया था। वोट बैंक के लिए लड़ाइयाँ की जा रही थी, हमने देखा। लेकिन अब क्या था, जाति खुद को राजनीतिक ताकत के रूप में पेश कर रही थी और इससे सामाजिक एकता में बाधा आ रही थी बहुत ज़्यादा। और अब समाज इतना ताकतवर नहीं था कि वो स्टेट को अनुपयोगी बना दे, जैसा कभी पुराने ज़माने में था ना। आज शासन राज्य करता है, न कि कोई धर्म गुरु या जाति या कोई पंचायत। जैसे जैसे आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ने सामाजिक एजेंडा को पीछे कर दिया। अब सरकारें सामाजिक न्याय से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों के मुनाफों का सोचती है। वो कट्टरपंथी मेजॉरिटी रूल की तरह परिभाषित करने की उसको एक तरह से मांग कर रहे थे, जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग और जो अल्पसंख्यकों की भागीदारी को खतरे में डालती है, ऐसी बातें। बहुत सारे डिबेटेबल इश्यूज थे।
जैसे नारी आंदोलन, दलित, LGBTQ, ये सब उस समय के मुद्दे थे। सिविल सोसाइटी जो थी, यानी कि फिर भी सिविल सोसाइटी ने विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। आयरॉनिकली अगर हम देखें, बहुत ही आयरॉनिकली अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो विडंबना यह है कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार कभी कभी लैंगिक न्याय में बाधा बनते थे। उदाहरण जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ ने महिलाओं को बराबरी नहीं मिली। जैसे एक केस आया था 1986 में, साहबानों का केस था वो। और संविधान द्वारा दी गई समान नागरिकता के अधिकारों को भी चुनौती मिलती। मतलब अगर हर नागरिक को समान अधिकार मिलने हैं तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। जैसे चुनावी राजनीति में भी फिर हमने देखा जातीयता यानी कास्ट, जातीय और धार्मिक पहचान को मजबूत किया गया, जिससे उन्हें ताकत मिली। जैसे BSP का उभार हुआ, दलितों का राजनीतिक ताकत मिली बाद में। लेकिन इस प्रक्रिया ने, इस प्रोसेस ने प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से ज़्यादा संघर्ष पैदा किया था, यानी कि कन्फ्लिक्ट हो गया था। एक समूह का उभार दूसरे समूह के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब नए नेता खुद को बहुत इंडिपेंडेंट सिटीजन समझ रहे नहीं, बल्कि किसी जाति या समुदाय का प्रतिनिधि मानते थे कि मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस पर्टिकुलर जाति का। इससे लोकतंत्र का मूल विचार, जो इंडिविजुअल राइट्स की बात है, लोकतंत्र का मूल विचार इंडिविजुअल राइट्स जो है वो खतरे में पड़ रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। जहाँ लोकतंत्र और विकास के बीच संबंध की बात है, वहाँ तक समतामूलक समाज बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यानी समतामूलक मतलब होता है अमीर और गरीब की जो खाई है, ये जो बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, उसको कम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि भूमंडलीकरण और जो ग्लोबलाइजेशन है उसके दौर में जो आर्थिक इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो थी वो बहुत टॉप पर थी, बढ़ती जा रही थी। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन, जो संस्थान थे, ग्लोबल संस्थान का दबाव देश की नीति जनता की जगह कंपनियों के हक में बनता जा रहा था। ये भी कंपनियों को सपोर्ट कर रहा था, देश की नीतियों को नहीं। तो हम कंक्लूड करें अगर इस पूरे यूनिट के समरी को, आज भारत में आर्थिक उदारीकरण और सशक्तिकरण की राजनीति एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, यानी अलग अलग दिशा में चल रही है। माने कि अमीर और आर्थिक आज़ादी मिल रही है अमीर को, लेकिन गरीब को राजनीतिक अधिकार मिलने से भी विकास उनका नहीं हुआ है। तो ये है भारतीय राज्य की वह भूमिका जो पहले मीडिएटर की होती थी, अब गायब हो चुकी है बिल्कुल। जैसे नेहरू या इंदिरा के समय जो हस्तक्षेप करता था वो मार्केट के हवाले कर दिया गया, अब सब कुछ मार्केट के ऊपर है। NGOs, मीडिया और आम जनता को जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा, साझा हित करना पड़ेगा एक दूसरे के अधिकारों को। राजनीति के लिए ज़रूरी है सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन को अपनाया जाए, ये है इम्पोर्टेंट, जो भारतीय लोकतंत्र में बहुलवादी स्वरूप को मजबूत बनाए, ताकि विकास सिर्फ गिने चुने अमीर वर्ग का ना हो, बल्कि किसका हो, सबका हो। सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ सबका विकास, ताकि विकास से हम अपनी कंट्री में जो हमारे गोल हैं उसको अचीव कर सकें। तो यही था आज का, ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हमने पढ़ा 4th यूनिट कंप्लीट, डिटेल्ड लाइन बाय लाइन पढ़ी है। तो आई होप बहुत सही से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।